हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने यार आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू कर दिया है और उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है बेटा आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा आपको इसका लेक्चर 5। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा अब तक जो आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करे गए हैं, आपने पूरा मन लगा के अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ उन सारे लेक्चर्स को आपने बेटा देखा होगा और बेहतरीन तरीके से आपने उनका बेटा रिवीजन भी करा होगा। क्योंकि अगर आप बेटा ओल्ड लेक्चर्स का रिवीजन करके नहीं आए हैं तो यकीन मानिए आगे आपको समझ पाना, आगे के लेक्चर्स को समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बेटा मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई और देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। क्योंकि अगर आपने बेटा एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई को समझ लिया तो गैसियस एक्सचेंज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एक तो उसका पाथवे समझना है, किस किस तरीके से होता है, क्या होता है। ठीक है, और आपको बहुत बेहतरीन जो है बेटा समझ में आएगा। तो बेटा इसी के साथ जो है आज का लेक्चर अब हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से आओ। और अगर बेटा आप अपने नोट्स खुद नहीं बना रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो ये तरीका है कि आप जो है बेटा लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाए। ठीक है, कुछ लोग जो है नहीं बना पाते हैं तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बेटा क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहो तो बेटा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी जो है बेटा इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से भी आप चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लेक्चर के अलावा जितने भी अब तक मैंने लेक्चर लिए हैं बेटा उन सबसे रिलेटेड पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से आओ। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है लास्ट जो लेक्चर था हमारे बेटा वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से रिलेटेड था और बहुत दम लगा के बेटा पढ़ाया था। स्पेशली जिन लोग बच्चों ने वो पढ़ लिया है बेटा, उसके बाद एक बार उसका बेटा रैपिड रिवीजन और देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने बेटा और ज्यादा जोर लगाया है उन्हीं चीजों को। तो आपका जो कंसेप्ट होगा ना वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आप कभी भी फिर बेटा नहीं भूलोगे इस कंसेप्ट को, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज वाले को। ठीक है बेटा, वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ देखो बेटा कि आप जो है रैपिड रिवीजन जो है देखो, हर वीडियो को जाके देखो। ठीक है, आपके लिए जरूरी होगा, मैं उस तभी कहूंगा। ठीक है, तो बेटा अब जो है हम शुरू करते हैं आपको पढ़ाना स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। तो देखो जरा ध्यान से। हम्म, एक मिनट पेन हटाते हैं यहाँ से, आओ चलो। देखो कहाँ गया आपका ये, देखो बेटा। तो आप हेडिंग डाल लोगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। आपकी हेडिंग होगी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। तो बेटा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। एक तो यार अब थोड़ी सी मैं आज पेस मुझे नहीं लगता शायद ज्यादा बन पाएगी, क्योंकि काफी दिन बाद जो है हम बेटा लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बीच में बेटा कैमरा खराब हो गया था, तो जो ब्रेक लग गया था बेटा 4 to 5 डेज का, उस चक्कर में थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना कभी कभी। ठीक है, देखो तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, चलो आओ बेटा बनाना शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। कौन सा कलर लें, आओ देखो आपका लेते हैं बेटा ब्लू कलर लेते हैं। देखो और इस तरीके से आप बनाओ। देखो ये ये देखो बेटा, हमने जो इरेगुलर नहीं बनाया है बट ठीक है चलो काम हो जाएगा अपना। और आपकी बेटा इससे बनाते हैं ब्लड कैपिलरी। देखो जरा ध्यान से। ये ये आपकी हो गई बेटा, देखो जरा ध्यान से ब्लड कैपिलरी। ठीक है, देखो अब बनाते हैं बेटा। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाते हैं। देखो ये 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 देखो बेटा। ठीक है, ऐसे बेटा ब्लड कैपिलरी के साथ करते हैं, आओ देखो।
देखो बेटा, ये देखो, ये हो गई आपकी ब्लड कैपिलरी। आपको पता है बेटा, आपके एल्विलाई के पास जो है बेटा हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, बहुत ही ज्यादा जो है बेटा ब्लड फ्लो आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो ब्लड फ्लो किसके थ्रू होगा बेटा, आपके ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो जो है आपका होगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब ये आप क्या दिख रही है, ये बेटा ये क्या है आपकी, ये है आपकी एल्वियोलाई। ये क्या है बेटा, ये है आपकी एल्वियोलाई। और ये क्या दिख रही है आपको, ये है बेटा आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से आप देखना, बीच में जो प्रेजेंट होता है बेटा उसको हम कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। होता क्या है बेसमेंट सब्सटेंस, एक्चुअली में बेटा होती तो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बट एनसीईआरटी लिखती है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में एक लाइन लिखती है जो कि वही बात है, ठीक है। क्या लिखती है, वो लिखती है कि एक जो है बेटा थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी सपोर्ट करती है, किसको बेटा, आपकी आपकी सपोर्ट करती है जो एल्विलाई की वॉल है इसको सपोर्ट करती है, और जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा इसको सपोर्ट आपके सपोर्ट करती है। तो जो दोनों की दोनों जो बेटा आपको थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन दोनों के आसपास, इन दोनों को ही मिला के जो है बेटा एनसीईआरटी कहती है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है बेटा। तो अब जो है मैं यहाँ थोड़ा सा फिल करने वाला हूँ इस जगह को, तो बेटा उसे आप बेसमेंट सब्सटेंस कहोगे, ठीक है। बाकी मैं अलग से लिखवा दूंगा बेसमेंट सब्सटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से आ जाओ। तो अब आपका कलर ले लेते हैं, चलो एक इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, आओ देखो, ये देखो बेटा इस तरीके से जो है आपके इन दोनों के बीच में बेटा सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं होता बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और आपकी वो दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, एक बेटा आपके एल्विलाई की तरफ, दूसरी तरफ जो है बेटा आपके कहां पर, आपके ब्लड कैपिलरी की तरफ, ठीक है बेटा। देखो ये आपका हो गया। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अच्छा यार हमने सेम सेम कलर ले लिया, एक मिनट इसे हटाते हैं। यहाँ जो है बेटा कोई दूसरा और कलर लेते हैं, आओ देखो। और एक और चीज देखो जरा ध्यान से, अब बेटा ये ब्लड कैपिलरी है तो इसके अंदर क्या बह रहा होगा, इसके अंदर क्या बेटा ब्लड होगा। तो देखो बेटा इस तरीके से हम यहाँ आरवीसी बना रहे हैं, ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है बेटा ये आरवीसी है, ठीक है। और यहाँ से बेटा एक मिनट इसे यहाँ से हटा देते हैं, देखो इसको, इन दो को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ से कुछ एक्सचेंज करते हुए दिखाना है, ठीक है। देखो आप ले लोगे बेटा पिंक कलर, तो बेटा ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है बेटा एल्वियोलाई की वॉल। क्या दिख रही है बेटा, ये है आपकी एल्वियोलाई की वॉल, देखो जरा ध्यान से, ये है बेटा आपकी एल्वियोलाई की वॉल, ये है आपकी बेटा एल्वियोलाई की वॉल। देखो जरा ध्यान से, आओ चलो देखो। अब जो बेटा आपको एल्वियुलर वॉल दिख रही है, जरा ध्यान से देखो इस एल्वियुलर वॉल को, आपको क्या देखने को मिलता है, देखो जरा आपको ये कैसी लग रही है, कितनी सेल्स इसके अंदर दिख रही है। क्या बेटा आपको वन सेल नहीं दिख रही, क्या बेटा वन सेल मतलब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो है वन सेल्ड थिक दिख रही होगी। बेसिकली देखो बेटा एक एक सेल ही प्रेजेंट है, इस पूरी की पूरी बाउंड्री को देखो एल्वियोलाई वॉल की को ध्यान से बेटा, आपको दिखेगी कि वन सेल थिक्ड है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जिस टिश्यू की बनी हुई होती है वो कौन सा होता है, वो होता है बेटा आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा होता है बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अभी बेटा हमने आपको जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आपको नहीं पढ़ाया है, तो टिश्यूज भी आपको वहीं पर पढ़ने होते हैं, वो बेटा हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। बट अगर हम वहां पर पढ़ाते तो बेटा पहले समझा देते ये टिश्यू ऐसा होता है और ये एग्जाम्पल बताते। अभी आप जो है पहले एग्जाम्पल पढ़ ले रहे हो, बाद में हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप जो है इन चीजों को यहीं पर याद कर लोगे। तो बेटा ये कैसा होता है बताओ मुझे, जो आपकी बेटा ये एल्वियोलाई आपको दिख रही है, एक मिनट देखो बेटा, ये जो आपको दिख रही है एल्वियोलाई वॉल, ये किस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ये बनी हुई है बेटा आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, ये बनी हुई है बेटा आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है बेटा, कोई शक नहीं होगा बिल्कुल भी इसके अंदर। ये बनी हुई है बेटा आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से। और इसके अलावा ये कैसी है बेटा, ये है आपकी वन सेल्ड थिक। क्यों आखिर जो है बेटा वन सेल की बनी हुई है,
और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, ये 1 सेल की बनी हुई है, ठीक है, बहुत पतली है। इसके अलावा जो ब्लड कैपिलरी होती है बेटा वो और भी ज्यादा पतली होती है। और इन सब का पतला होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा यहीं से एक्सचेंज होना है किसका बेटा? आपके गैसेस का। कौन सी गैसेस सर? ऑक्सीजन एंड बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जितना मोटा होगा बेटा उतना डिफ्यूजन में जो है आपके डिफ्यूजन कह लो चाहे एक्सचेंज कह लो उतना समस्या होगी। इसलिए बेटा पतले से पतली जो है ये होती है बेटा आपकी, समझ रहे हो? ठीक है, आपको आंसर मिल गया 1 सेल्ड क्यों होती है ये, आपको बिल्कुल जो है बेटा जवाब मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है बेटा आपके डिफ्यूजन को इजी करना है, ना कि हमें जो है आपके डिफ्यूजन को मुश्किल करना है। ठीक है बेटा, देखो अब जो आपको बेटा बीच में दिख रहा है ये क्या है? ये है बेटा आपका बेसमेंट सब्सटेंस। क्या है बेटा? ये है आपका बेसमेंट सब्सटेंस। किससे मिलके बना हुआ होता है बेसमेंट सब्सटेंस? बेटा एक्चुअली बेसमेंट जो सब्सटेंस होता है वो बेटा आपके मिलके बना हुआ है होता है दो बेसमेंट मेम्ब्रेन से। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट करती है किसको बेटा? आपकी एल्विलाई वॉल को, या फिर मैं कह सकता हूं बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की तरफ जो है बेटा एक एक आपकी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइंड होती है जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरी तरफ ये जो आपको ब्लड कैपिलरी की बाउंड्री दिख रही है, ठीक है बेटा, ये किसकी बनी हुई होती है? ब्लड कैपिलरी की बाउंड्री जो आपको दिख रही है बेटा ये बनी हुई होती है एपिथेलियम टिश्यू की। बट ब्लड कैपिलरी की जो एपिथेलियम होती है बेटा उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं आपके एंडोथीलियम। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो दूसरी वाली क्या कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन? दूसरी वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा आपकी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसको? आपके बेटा ब्लड कैपिलरी को। ठीक है बेटा, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को सपोर्ट आपकी कौन प्रोवाइड कर रही है? दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आ गया बेटा बेसमेंट सब्सटेंस कुछ नहीं है, आपके दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है बेटा ये ए सेलुलर होता है, ये सेल का बना हुआ नहीं है। आपकी ब्लड कैपिलरी सेल की बनी हुई है। ठीक है बेटा, आप जब देखोगे कि आपको जो आपने अभी देखा बेटा एल्विलाई वॉल ये भी आपकी सेल की बनी हुई है। ठीक है बेटा, बट जो आपकी बेसमेंट सब्सटेंस होता है बेटा ये ए सेलुलर होता है, ये सेल से मिलके नहीं बना हुआ है, ये आपका बेटा सेल से मिलके नहीं बना हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा ए सेलुलर। फिर सर ये किसका बना हुआ होता है? तो बेटा आपको जो है ये बात जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, मैं भी बता सकता हूँ म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है आपकी क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट अभी हम इन सब की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। जब मुझे लगेगा यार मुझे वहां पर पढ़ाना है जहां पर मैं पढ़ाना चाहता हूँ वहां पर मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बेटा पता लग जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना जान लो कि जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है बेटा वो एसेलुलर होता है, जबकि जो आपकी एल्विलाई की वॉल है और जो आपकी ब्लड कैपिलरी है बेटा ये दोनों सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो आपको दिख रही है बेटा ये लेयर इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। बेटा ये कुछ नहीं है, जो लोगों को लग रहा होगा सर ये एंडोथीलियम क्या होता है, बेटा ये एपिथीलियम ही है। जब एपिथीलियम आप ब्लड कैपिलरी के अंदर देखते हो, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर देखते हो तो बेटा हम उसे एंडोथीलियम कहने लगते हैं। ठीक है, कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड टाइप की जो है बेटा एपिथीलियम है, बट है ये एपिथीलियम ही। ठीक है बेटा, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो ये है बेटा आपकी एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है बेटा, अंदर क्या प्रेजेंट है? ये अंदर बेटा आपके आरबीसी प्रेजेंट है। मैं लिख दूं बेटा यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, तो बिल्कुल हम लिख देते हैं बेटा यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है बेटा आपकी रेड ब्लड सेल्स। और यहाँ पर आप अलग से चाहो तो बेटा मेंशन कर सकते हो ये क्या है एक्चुअली में। अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहो तो बेटा लंग्स के पास है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं क्या बेटा? पल्मोनरी कैपिलरी। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। इसको हम कहते हैं बेटा आपकी पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, अब बेटा अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये मैं इसको बेटा एल्वियोलर कैविटी कह सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ सर, एल्वियोलाई के अंदर का स्पेस है इसलिए आप इसको एल्वियोलर कैविटी भी कह सकते हो। अब होता क्या है बेटा एल्वियोलर कैविटी में? अब आप देखोगे एल्वियोलाई और ये जो बेटा आपको ये जो आपको दिख रही है, क्या दिख रही है आपको? ये जो आपको ब्लड कैपिलरी दिख रही है, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा? आप क्या देखते हो? आप देखते हो बेटा, देखो हाँ कलर कौन सा लिया जाए आपका? कलर चलिए ये ले लेते हैं। यहाँ होता क्या है बेटा? यहाँ पर होता है बेटा कमाल, और कमाल ये होता है जो ऑक्सीजन होती है बेटा वो तो डिफ्यूज करके किसके अंदर जाती है? वो तो आपके बेटा जाती है किसके अंदर? आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर। आप कह सकते हो बेटा पल्मोनरी कैपिलरी में जाती है। ठीक है बेटा, और जो CO2 बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो आपकी जाती है कहाँ बेटा? एल्वियोलाई में, और बाद में देन एल्वियोलाई इसको बेटा बाहर निकाल के फेंक देती है। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट से अच्छे से बना देते हैं बेटा। O2 को यहाँ पर आता हुआ दिखा देते हैं। आओ देखो,
ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? देखो अब जरा ध्यान से आओ, देखो मैं हटता हूं थोड़ा सा और तुम्हें समझाता हूं चीजें, जरा ध्यान से आप देखिएगा। अब बेटा आपने क्या देखा, आपने ये देखा हमने एल्वियोलाई बनाई बेटा। एल्वियोलाई में आपने क्या देखा, जो एल्वियोलाई की वॉल होती है, बेसिकली जो एल्वियोलाई है बेटा, वो आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है, वन सेल्ड थिक है। ठीक है बेटा, इन दोनों आपके इसके बाद प्रेजेंट होता है बेटा बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि आपका एसेलुलर होता है। उसके बाद आपकी प्रेजेंट होती है बेटा क्या, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, उसके अंदर क्या क्या होगा बेटा, उसके अंदर कॉमन सेंस की बात है बेटा, आपके रेड ब्लड सेल्स होंगी, बेसिकली खून होगा बेटा, ब्लड लेके जा रही होगी। और इसी के अंदर बेटा एक्सचेंज होता है किसके बीच में, आपके एल्वियोलाई और आपके बेटा पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो है आपका एक्सचेंज होता है किसका बेटा, O2 और CO2 का। और ये एक्सचेंज कैसा होता है, एल्वियोलाई तो O2 बेटा किसको देती है, पल्मोनरी कैपिलरी को, और पल्मोनरी कैपिलरी जो CO2 वो लेके आई है बेटा टिश्यूज से, जो CO2 लेके आई है वो किसको दे देगी, वो दे देगी आपके बेटा एल्वियोलाई को। तो बेटा क्या आपको चीजें समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है बेटा, एक बात बताओ, O2 जब जो है बेटा आपके पल्मोनरी कैपिलरी में आना चाह रही है तो उसने कितनी लेयर्स को पार करा है? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है बेटा, जब आपकी जो है बेटा क्या, जब आपकी बेटा O2 आना चाह रही है किसके अंदर, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, और आपकी CO2 बेटा पल्मोनरी कैपिलरी से जाना चाहती है एल्वियोलाई के अंदर, तो इन दोनों ने कितनी लेयर्स का सामना करा है? क्या बेटा, चलो O2 के कंसेप्ट, O2 के जो है हम तरफ से देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से, पहले तो बेटा इसको एल्वियोलाई की वॉल पार करनी पड़ी। ठीक है बेटा, कह सकता हूं मैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू इसको पार करना पड़ा। ठीक है सर, ये हो गया। दूसरा क्या बेटा, इसको बेसमेंट सब्सटेंस पार करना पड़ा। आप कहोगे जी हाँ सर, दूसरी लेयर ये हो गई आपकी। आपको पता है बेटा बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर, थर्ड लेयर कौन सी करनी पड़ी, थर्ड लेयर बेटा जिसको क्रॉस करनी पड़ी वो करनी पड़ी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। हाँ या ना, मुझे इतना बताओ बेटा, पहली कौन सी करनी पड़ी, आपकी एल्वियोलाई की वॉल करनी पड़ी। दूसरा इसको करना पड़ा बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस, देन एट लास्ट थर्ड बेटा इसको क्रॉस करना पड़ा किसको, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को। तो क्या बेटा ये तीन लेयर्स को जो है बेटा इसको क्रॉस करना पड़ा? आप कहोगे जी हाँ सर, इसको जो है तीन लेयर्स को क्रॉस करना पड़ा। ठीक है बेटा, और ये तीनों मिलके ही आपके बनाती हैं क्या बेटा, आपका बनाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सॉरी माफ करना बेटा, ये तीनों मिलके बनाती हैं आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, कभी भी कोई भी आपसे पूछे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा एल्वियोलाई के केस में, तो आप बताओगे एक तो होती है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब क्या है बेटा, वो बेसिकली बाउंड्री पूछ रहा है, वो कौन कौन सी बाउंड्रीज को क्रॉस करके जा रही है आपकी गैसेस, चाहे भाई चाहे आपकी बेटा ऑक्सीजन हो, चाहे बेटा वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो आपको पता है एक तो बेटा वो एल्वियोलाई की वॉल जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी है उसे क्रॉस कर रही है। दूसरा वो बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस कर रही है। थर्ड बेटा वो आपकी क्रॉस कर रही है किसको, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को। तब जाके ये एक्सचेंज जो है बेटा आपका हो पा रहा है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बेटा जो मैंने बेसमेंट में सब्सटेंस के बारे में बताया था कि ये जो है आपके किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये बेटा आपकी दो बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी बेटा सपोर्ट करती है किसको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को, यानी कि एल्वियोलाई की वॉल को सपोर्ट करती है। दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट करती है आपकी बेटा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं बेटा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आओ चलो नेक्स्ट स्लाइड पर इसी बात को जो है बेटा लिख लेते हैं। आपकी देखो बेटा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे जो बेसमेंट सब्सटेंस है, देखो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा जो बेसमेंट सब्सटेंस है, जो आप बेटा बेसमेंट सब्सटेंस देख रहे हो, देखो जरा ध्यान से, बेसमेंट सब्सटेंस जो बेटा आप देख रहे हो वो एक्चुअली में बेटा आपकी किससे मिलके बना हुआ है, वो आपके बेटा मिलके बना हुआ है किससे, दो मेम्ब्रेन से। देखो जरा ध्यान से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से मेड ऑफ, किससे मिलके बना हुआ है देखना जरा ध्यान से। एक तरफ है बेटा आपकी क्या, थिन, आप क्या लिखो, आप लिखोगे बेटा थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट, किसको सपोर्ट कर रही है बेटा, वो आपकी सपोर्ट कर रही है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को। वो कर रही है बेटा आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू यानी कि एल्वियोलाई वॉल को बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके अलावा बेटा दूसरी आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कहां पर प्रेजेंट है, वो आपकी प्रेजेंट है बेटा कहां पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी बेटा, क्या आपकी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी।
एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो बेटा क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता बेटा किसी को भी इसके अंदर कोई भी आपके डाउट होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट। तो बेटा चलो अब हम शुरू करते हैं अपना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में लिखना। यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको 3 लेयर बताई बेटा, उन तीनों लेयर को मिला के बनती है आपकी कौन सी? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो चलो इस बारे में भी हम जो है आपको लिख देते हैं। आओ देखो, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और देखो जरा ध्यान से लिखना शुरू करते हैं बेटा। बेटा कौन कौन सी लेयर बताई मैंने अभी? आप देखो, नंबर 1 डालोगे, कौन सी बताई थी बेटा आपकी? आप लिख सकते हो बेटा एल्वियोलर वॉल। एक मिनट यार हटो, एल्वियोलर वॉल। देखो बेटा पहली हो गई आपकी कौन सी? एल्वियोलर वॉल, जो कि किसकी बनी हुई होती है बेटा आपकी? जो कि बनी हुई होती है बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। दूसरी आपकी कौन सी आ गई? दूसरा आ गया बेटा आपका बेसमेंट सब्सटेंस। दूसरा आ गया बेटा आपका कौन सा? बेसमेंट सब्सटेंस। और जो बेटा थर्ड आपकी आती है वो कौन सी आती है? जो थर्ड आती है बेटा वो आ जाती है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक बेटा, ये तीनों की तीनों आपकी जो है बेटा मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाती है? ये तीनों की तीनों मेम्ब्रेन मिलके बनाती हैं बेटा आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा ये तीनों की तीनों मिलके बनाती हैं आपकी क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आप यहां पर लिखोगे बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन स्लैश एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इसी को हम कहते हैं बेटा एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी जो है बेटा आप किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है अब बेटा पता लग चुका है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी हुई है। क्यों हम तीनों लेयर्स को लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा इन्हीं 3 लेयर्स को जो है बेटा आर पार करके कौन आपकी ऑक्सीजन और CO2 का जो है बेटा एक्सचेंज होगा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है बेटा, ये आपको कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेटा ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये आपका जो है बेटा निर्भर करता है? ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को? तो बेटा सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो है आपका बेटा थिकनेस। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था ना बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा मोटी होगी बेटा उतना ही ज्यादा समस्या आएगी गैसेस को एक्सचेंज होने में। ठीक है बेटा, एक मैटर करती है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अगर वो ज्यादा मोटी होगी तो समस्या आएगी, और अगर वो पतली होगी तो बेटा उतना ही तेज आपका डिफ्यूजन ऑफ आपका क्या होगा बेटा? गैसेस होगा। समझ गए बेटा? क्योंकि जितनी वो पतली होती जाएगी उतना ही बेटा एक्सचेंज है जो गैसेस का वो आपका इजी होता जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बेटा आपने क्या देखा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है बेटा, जो कि आपका फिक्स है। ठीक है बेटा, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर 760 होता है ना। अब बेटा क्या एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है? नहीं बेटा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज हैं काफी सारी। ठीक है बेटा, इन सब अपनी अपनी ये जो जितनी भी गैसेस होती हैं बेटा, इन सब पर्टिकुलर गैसेस का अपना खुद का एक प्रेशर होता है, और जब आप इनका सम टोटल लिखते हो तब बताते हो आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बेटा आप 760 ऑफ Hg बोलते हो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर का प्रेशर है बेटा, वो एक्चुअली में सम टोटल है बेटा किसका? इन सब गैसेस के प्रेशर का। तो अब बेटा किसी पार्ट एक अगर मैं पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात करता हूं एक मिक्सचर के अंदर, तो बेटा उसको हम कहते हैं आपके क्या? पार्शियल प्रेशर। तो अब ये पार्शियल प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करता है ये भी हम आपको बताएंगे। थर्ड आता है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि आखिर कौन सी गैस ब्लड के अंदर कितनी इजीली डिसॉल्व हो जाती है बेटा, कितनी आसानी से वो मिल जाती है उसके अंदर। ये इस बात पर भी बेटा निर्भर करता है आपका क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटा 3 फैक्टर्स पे आपका जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन वो मैटर करता है। एक है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, दूसरा है बेटा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, थर्ड जो आता है बेटा वो आपका आता है क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा लिखना जो है अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे और देखो बेटा ध्यान से अब कैसे लिखेंगे, आप जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा जरा ध्यान से, एक मिनट कहाँ गया? देखो
तो आप इस तरीके से बेटा स्टार मार्क लगा लोगे या एरो जो भी आप लगाते हो, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप लिखोगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स जो बेटा अफेक्ट करते हैं किसको बेटा, आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक बेटा। या फिर आप कह सकते हो बेटा एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं मैंने आपको बताए थे अभी अभी। पहला क्या बताया था, पहला मैंने बताया था बेटा आपका थिकनेस ऑफ, क्या बताया था बेटा, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक बेटा। आपको पता है जितनी पतली होगी उतना ही जो है बेटा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा वो थिक होगी बेटा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा बेटा, आपकी जो है क्या होगा, जो क्या कहते हैं जो डिफ्यूजन है बेटा उतना ही आपका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कम, आपका क्या कहते हैं पतली होगी तो ज्यादा होगा बेटा, ठीक है, और मोटी होगी तो कम होगा। अब यार कुछ सोचने लग गया था और वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है ना, दो तीन चीजें बेटा एक साथ चलती हैं दिमाग में, देखो तो कभी कभी ऐसे जो है खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लाइन पहले बोल दी थी। तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ कि थिकनेस कितनी होती है। जनरली जो थिकनेस आप देखते हो ना बेटा मेम्ब्रेन की, वो लेस देन 1 mm होती है। कितनी होती है बेटा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे थिकनेस जनरली लेस देन 1 mm होती है बेटा। थिकनेस शुड बी, थिकनेस जो है बेटा वो आपकी लेस देन 1 mm होनी चाहिए। थिकनेस शुड बी, थिकनेस शुड बी लेस देन 1 mm, 1 mm बेटा। इससे भी और ज्यादा पतली जो है बेटा आपकी होती है थिकनेस, ठीक है बेटा, तीनों मेम्ब्रेन की मिला के। जो सेकंड फैक्टर आता है बेटा वो आपका आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। जो सेकंड फैक्टर आता है बेटा वो आता है पार्शियल प्रेशर, क्या आता है बेटा आपका आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक बेटा। अभी इनके बारे में बात करेंगे बेटा, सबर रखना जरा थोड़ा सा। और जो थर्ड आता है बेटा वो आता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि कौन सी गैस जो है बेटा आपकी ज्यादा सॉल्युबल है। अगर बेटा गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो बेटा आपका क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है बेटा। अभी जो है बेटा मैं एक कमाल तरीके से भी इनको लिखवाने वाला हूँ। आप ये ज्यादातर बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हो इस तरीके से। तीनों फैक्टर आपको दिख गए बेटा, यहाँ पर तीनों फैक्टर दिख रहे होंगे। अब बेटा मैं जो है डायरेक्ट आपको बताऊंगा कौन सा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। अगर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना चाहे कोई एग्जामिनर तो बेटा देखो कितना अच्छा बन सकता है, देखना सुनना जरा ध्यान से बेटा, कितना अच्छा जो है क्वेश्चन बन सकता है, देखना आपका कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, वो अगर आपसे कह देता है पार्शियल प्रेशर इस गैस का इससे इतना बढ़ गया है, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। आप चौंक जाओगे बेटा, आपको आपके तोते हिल जाएंगे वहां पे, आपको समझ नहीं आएगा यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। यार उसको सिर्फ इतना पूछना था आपके अनुसार कि यार किन किन फैक्टर्स पर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा वो डिपेंड करती है, बट उसे ये थोड़ी पूछना था कि किस तरीके से डिपेंड करती है। तो बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके बढ़ाने पर कौन सी चीज बढ़ेगी और किसके बढ़ाने पर कौन कौन सी चीज घटेगी, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब देखो बेटा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा, देखो एक मिनट यार, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन, या फिर आप लिख दो यहाँ पर बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता होगा, और ये वाली बात मैं बेटा बता चुका हूँ रिसेंट लेक्चर्स में। रिसेंट लेक्चर्स से मतलब बेटा ये ह्यूमन एनाटॉमी यानी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही बेटा डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला गेम आपको बताया था, ठीक है। एक तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, आपके पार्शियल प्रेशर के, और इसके अलावा बेटा सॉल्युबिलिटी के, एंड सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। और बेटा ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, आपके डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन के। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये आपके डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन के। यानी कि जितना ज्यादा थिकनेस होगा बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का उतना ही जो है बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका कम होगा। तो आप यहां पर लिख लोगे बेटा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक बेटा। अभी मैं समझाऊंगा, रुक जाओ,
पार्शियली आपका क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मेम्ब्रेन। ठीक बेटा, और इस तरीके से आप बेटा ये जो है ये बेटा ब्रह्मास्त्र है, इससे आपको याद भी रहेगा किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस तरीके से करती है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा। देखो होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा आपके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक पार्शियल प्रेशर, एक सॉल्युबिलिटी, एक थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब आप देखो बेटा पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ाता हूं ऑक्सीजन का तो बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का। अगर मैं CO2 का बढ़ाऊंगा तो CO2 का बढ़ जाएगा, दोनों का बढ़ाऊंगा तो दोनों का जो है एक्सचेंज बेटा रेट जो है वो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर आप बढ़ाओगे तो भी बेटा आपका डिफ्यूजन का एक्सचेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, पर अगर बेटा मैंने थिकनेस ज्यादा कर दी तो आपको पता है रेट जो है घट जाएगा। इसलिए बेटा हमने इसे क्या लिखा है, 1 थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना आप थिकनेस बढ़ाओगे उतना आपका बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल क्या है बेटा जरा ध्यान से आप देखिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, 1 मिनट में चश्मा रख देता हूं बेटा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके बेटा प्राइमरी साइट कौन सी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, आपकी जो प्राइमरी साइट है वो एक्सचेंज की कौन सी है। ठीक है बेटा, आपको पता है एक्सचेंज 2 जगह पे होता है। एक एक्सचेंज हो रहा था बेटा किसके बीच में, एक एक्सचेंज हो रहा था बेटा आपका ब्लड कैपिलरी और आपके बेटा एल्यूलाई के बीच में, दूसरा एक्सचेंज हो रहा था ब्लड कैपिलरी और बेटा आपके किसके बीच में, आपके बेटा टिश्यूज के बीच में। आपको याद होगा अच्छे से। तो बेटा पहली बार कहां हुआ था, पहली बार हुआ था बेटा आपके ब्लड कैपिलरी और आपके बेटा क्या कहते हैं, आपके पहली बार हुआ था ब्लड कैपिलरी और एल्यूलाई के बीच में। दैट मींस बेटा वो आपकी कौन सी साइट है, वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। और जो सेकेंडरी साइट है आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वो कौन सी है बेटा, वो आप कह सकते हो वो आपके टिश्यूज हैं। वो आपकी कौन सी जगह है, वो है बेटा आपके टिश्यूज। तो बेटा क्या आपको ये वाली बात याद रहेगी, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो एल्वियोलाई होती है, सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा आपके टिश्यूज होते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये भी पता है कौन कौन इन्वॉल्व होता है बेटा, एक तरफ पल्मोनरी कैपिलरी और आपके क्या कहते हैं एल्वियोलाई इन्वॉल्व होती है। दूसरी तरफ बेटा जो सेकेंडरी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो आपके किसके बीच में होता है बेटा, सिस्टम के कैपिलरी और बेटा आपके टिश्यूज के बीच में होता है। ठीक है बेटा, आपको क्रिस्टल क्लियर एक कंसेप्ट होगा, लिखवा देता हूं यहाँ पर। ठीक है बेटा, कभी जब लोग बेटा गड़बड़ कर जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, अगर उनसे पूछ लिया जाए प्राइमरी साइट कौन सी है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, देखो तो बेटा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप इस तरीके से डालना और यहाँ पर लिखना प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक बेटा, कौन सी होती है, आपकी होती है बेटा एल्वियोलाई। इसका आंसर है बेटा आपकी अरे यार ये क्या हो गया, इसका आंसर है बेटा आपकी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। कोई डाउट, बिल्कुल भी किसी को कोई भी डाउट बेटा इसमें नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है सेकेंडरी साइट कौन सी होती है, कौन सी साइट बेटा, अब आपसे पूछा जा रहा है सेकेंडरी साइट के बारे में, तो देखो जरा ध्यान से सेकेंडरी साइट कौन सी होती है, सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा ये आपकी होती है कौन सी, ये आपके होते हैं बेटा टिश्यूज, सेकेंडरी साइट होती है बेटा आपके टिश्यूज। ठीक है, तो ये भी जो है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है बेटा अब हम थोड़े से इन फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है बेटा, थिकनेस तो मैंने आपको वहीं पर बता दी कि थिकनेस से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी में एक ही बात करी गई है कि 1 mm से भी लेस होनी चाहिए। वैसे तो बेटा 1 mm से काफी ज्यादा लेस होती है, बट मैं आपको बताऊंगा नहीं, अदरवाइज आप उसे याद करने में जाओगे, एक्स्ट्रा डाटा नहीं लिखना है, जो चीज पूछी नहीं जाएगी वो सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा। अगर आपको 4 ऑप्शन देता है तो बेटा वो ऑप्शन इस तरीके से सेट करेगा कि लेस देन 1 mm वाला जो है बेटा आपका एक ही ऑप्शन होगा, बाकी सब जो है बेटा उससे ज्यादा होंगे। ठीक है बेटा, आपको सिंपल याद रखना है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो लेस देन 1 mm होती है। ठीक है बेटा, अब बात आती है पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो बेटा पार्शियल प्रेशर में आपको क्या याद रखना है, आपको बेटा मैंने मूवमेंट ऑफ एयर बताई थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है, तो सेम जब बेटा एयर की होती है तो बेटा पार्शियल प्रेशर भी तो बेटा सेम बात होगी, आप समझ रहे हो।
अगर आप बेटा किसी पर्टिकुलर गैस की मूवमेंट की बात करोगे तो बेटा वो भी तो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यही वाली बात हमें बतानी है। और एक हमें बेटा सिंबल बताने हैं कि PO2 का मतलब होता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जहां पर आपको लिखाई दे बेटा PCO2, आपको जहां पर लिखाई दे मतलब दिखाई दे सॉरी बेटा, वहां पर उसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन भी आपको हम लिखा देंगे। ठीक है बेटा, क्या होती है पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन? बहुत सिंपल है बेटा, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एक जो आपकी बेटा इंडिविजुअल गैस होती है वो कितना प्रेशर आपके जो है बेटा अप्लाई करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है, उसी को हम कहते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है बेटा, अगर ऑक्सीजन अप्लाई कर रही है बेटा किसी मिक्सचर के अंदर कोई प्रेशर, तो हम उसका कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर CO2 कर रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हम कहेंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा अब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर हेडिंग डाल लोगे पार्शियल प्रेशर, आप हेडिंग डालोगे बेटा पार्शियल प्रेशर। अरे यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, आप हेडिंग डालोगे बेटा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर बेटा? अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है पार्शियल प्रेशर। प्रेशर आपके प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पर लिखोगे प्रेशर कंट्रीब्यूटेड, या फिर बेटा अप्लाई भी कह सकते हो आप, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड, चलो कंट्रीब्यूटेड ज्यादा सही शब्द लग रहा है यहाँ पर बेटा, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, बाय एन इंडिविजुअल गैस, by an individual gas in a mixture of gases, in a mixture of gases, in a mixture of gases। ठीक बेटा, ये होगी बेटा आपके पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं, कहीं पर आपको ऐसा लिखाई दे बेटा PO2, ठीक है, एक आपको दिखाई देगा बेटा PCO2, जो कि आपको यहाँ पर इन्हीं से ही काम चलना है। बस तो बेटा पार्शियल प्रेशर को आप हमसे बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, क्योंकि आप बेटा केमिस्ट्री पढ़ते हो, और केमिस्ट्री में तो काफी ज्यादा बात होती है बेटा। आपके गैसेस से रिलेटेड जो बेटा चैप्टर दे रखा है, जिसके अंदर गैसियस लॉज आपके दे रखे हैं, उसके अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड भी आपकी बात दे रखी है। ठीक है, डिफ्यूजन भी उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से आपको आता है। तो बेटा ये क्या है, ये है बेटा PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आप लिखोगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जो बेटा CO2 के लिए PCO2 दे रखा है, इसका मतलब है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बेटा, समझ में आ गया। और अब एक बार मैं मूवमेंट ऑफ एयर भी लिखा देता हूं बेटा। मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से कहाँ होती है? वैसे तो बेटा ये सारी बातें पहले लिखवा रखी हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके कंसेप्ट में भी। ठीक है बेटा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो बेटा आप यहाँ पर क्या हेडिंग डाल लोगे, यहाँ पर डालोगे मूवमेंट ऑफ एयर। बेटा आपको याद होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो हमने आपको कराया था, तभी हमने जो है बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो भी लॉज इस्तेमाल हुए थे, बॉयल्स लॉ इस्तेमाल हुआ था, मूवमेंट ऑफ एयर का लॉ इस्तेमाल हुआ था, हमने वहीं पर आपको बता दिया था। बट वापस से आप लिख लो इस बात को यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है बेटा, आप लिखोगे फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर रीजन टू लो पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर रीजन टू हाई पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर रीजन टू लो पार्शियल प्रेशर रीजन, टू लो पार्शियल प्रेशर रीजन। किसी को कोई डाउट बेटा इसके अंदर? मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई भी डाउट होगा बेटा। आपको क्या बेटा इतना समझ में आ गया जितना मैंने अब तक आपको बताया है? जरा अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा आपको ये समझ में आया या नहीं आया मुझे इतना होता। मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से कहाँ होती है बेटा? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर रीजन टू लो पार्शियल प्रेशर रीजन जो है बेटा आपकी मूवमेंट ऑफ एयर होती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो है बेटा अब हम डिस्कस करेंगे आपसे बेटा थोड़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद जो है हम बेटा आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले पार्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है अब हम आपको पढ़ाते हैं,
देखना जरा ध्यान से, आ जाओ चलो, मैं वापस से आपको दिखता हूँ, ठीक है। उससे पहले जो है थोड़ा सा बेटा हम पानी पी लेते हैं, आ जाओ देखो, थोड़ा सा, 1 मिनट। एक तो यार गर्मी बहुत है, गला सूख जाता है। आप भी बेटा कम से कम 4 to 5 लीटर्स वाटर तो बेटा इनटेक करा करो आप दिन के अंदर, बहुत जरूरी होता है बेटा पानी पीना, हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करो। देखो बेटा, अब हम जो है बेटा शुरू करते हैं अपना सॉलिबिलिटी वाला पार्ट। देखो जरा ध्यान से, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो। अब बेटा जब आप सॉलिबिलिटी की बात करते हो ना, अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है, तो पता है कमाल की बात क्या है? सॉलिबिलिटी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है, और पता है कितने गुना ज्यादा होती है, कितने टाइम्स ज्यादा होती है बेटा? 20 to 25 टाइम्स जो है बेटा ज्यादा आपकी होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली बात समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा अभी समझना। अब आप कहोगे सर ऐसे सॉलिबिलिटी, अगर आपकी आपके मन में डाउट आएगा, अगर सर ऑक्सीजन अगर 20 to 25, 20 to 20, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकंड। जब सर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 हाइयर होती है किससे बेटा? ऑक्सीजन से, तो सर आपके ब्लड में से जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही फिर तो सर आपकी सॉल्युबल होनी चाहिए, ऑक्सीजन तो होनी ही नहीं चाहिए। तो बेटा इस लाइन को समझना होगा आपको पर यूनिट डिफरेंस से, यानी कि जो आप देखते हो बेटा, ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि जो अमाउंट ऑफ CO2 होता है बेटा, जो डिफ्यूज करता है आपके किससे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, अगर इन दोनों का पर यूनिट पार्शियल डिफरेंस जो है बेटा आपका सेम होगा ना, तब जो है बेटा आपको, अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट मुझे देना, पहले मैं ये लाइन लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, बड़ी शानदार लाइन है बेटा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, पहले मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, आप टॉपिक डाल लो, आप डाल लो बेटा क्या? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो आप डालोगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में? मैंने आपको ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज कितने गुना बेटा? 20 से 25 टाइम्स जो है बेटा ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम्स जो है बेटा हाइयर होती है किससे बेटा? ऑक्सीजन से, हाइयर देन, हाइयर देन दैट ऑफ, हाइयर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 बेटा। क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई? 20 से 25 गुना जो है बेटा ज्यादा सॉलिबिलिटी होती है किसकी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब एनसीईआरटी बेटा एक बहुत कमाल की लाइन लिखती है, ठीक है। पहले मैं इसे जो है बेटा ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक है। और जरा मैं आपको बेटा एनसीईआरटी की वो लाइन दिखाता हूँ, रुको। अरे यार ये, अरे यार एक तो यार ये मैं इससे बहुत तंग हूँ यार, ये जो शेप बना देता है। 1 मिनट, चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, ये ठीक है बेटा, आपके ये हो गया। 1 मिनट, शेप बन गई ना बेटा? 1 मिनट, इस शेप को थोड़ा सा बेटा नीचे लेके आते हैं, और ये जो हमने लिखा है बेटा, अरे 1 मिनट यार ये क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है बेटा। हाँ चलो, देखो आपको ये समझ में आ गया बेटा। अब मैं जो आपको एक एनसीईआरटी की लाइन की तरफ लेके चलता हूँ, देखना जरा ध्यान से। एनसीईआरटी कहाँ है बेटा अपनी? 1 मिनट देना, आपकी एनसीईआरटी को लेके आते हैं बेटा। 1 मिनट, कहाँ गई बेटा आपकी वो लाइन? देखो बेटा ये लिख रही है, आपको दिख रहा है बेटा? एज द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher
than that of oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. अब बेटा इस लाइन को आपको जो है समझना होगा, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ठीक है। ये लाइन आपसे कहना क्या चाहती है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द, आपके बेटा लाइन क्या करिए ध्यान से देखो, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब लिखने से पहले मैं इस लाइन को एज इट इज लिखूंगा आपके, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, फिर मैं इस लाइन का आपको मतलब समझाऊंगा। देखो बहुत लोगों को बेटा इस लाइन का मतलब नहीं आता है, देखो और उस लाइन से आपको समझ में आएगा ये जो 20 to 25 टाइम्स हाइयर लिखा है इसका मतलब भी क्या है बेटा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो लाइन क्या कह रही है, लाइन क्या कहती है बेटा, लाइन कहती है द अमाउंट ऑफ, बेटा लाइन आपकी एनसीईआरटी की लाइन कहती है द अमाउंट ऑफ CO2, द अमाउंट ऑफ क्या कहती है बेटा, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, दैट कैन डिफ्यूज, that can diffuse through the, that can diffuse through the diffusion membrane, through the diffusion membrane, through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure, per unit, बेटा ये जो लाइन है ना पर यूनिट डिफरेंस, यही है सारा खेल, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ O2, इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ O2, इज मच हायर, इज मच हायर देन, इज मच हायर, इज मच हायर compared, is much higher compared to that of oxygen। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूं, देखना जरा ध्यान से, देखो ये बेटा आपको दिख गया, आपको बिल्कुल ये दिख गया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखना, एक मिनट, ये देखो बेटा एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में बीच में बना रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है बीच में, आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रही है बेटा आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये बेटा हमने एक सपोज करो एक कंटेनर है, बीच में आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लग रही है, ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जरा ध्यान से देखना बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो है बेटा मैं आपके जो है क्या कहते हैं, दोनों तरफ जो है बेटा मैं आपके दो गैसेस ले रहा हूँ, एक आपके ऑक्सीजन दे रहा हूँ, एक तरफ CO2, ऑक्सीजन CO2, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर भी है बेटा आपके ऑक्सीजन और यहाँ पर भी है बेटा आपके क्या है CO2, ठीक है। ये रही बेटा आपके ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर और बताऊंगा मैं आपको दोनों तरफ। अब सपोज करो बेटा यहाँ भी इसका पार्शियल प्रेशर 100 है, ये सेम क्यों लिया, क्योंकि बेटा पर यूनिट डिफरेंस हमको सेम रखना है। और सपोज करो बेटा इसका 40 है यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात बताओ तुम, आपको इतना पता है कि बेटा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है बेटा गैसेस का मूवमेंट होगा, दैट मीन्स O2 जो है बेटा आपके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है बेटा आपके जाएगी। आप A to B कर लो इसे, ऐसा करो बेटा, देखो इसे कहो आप A पॉइंट, इसे कहो आप बेटा B पॉइंट। अब आपको पता है A to B जो है क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ गैसेस होगा। अब एक तरफ देखो बेटा, जो आपका एक साइड का आपको कंटेनर दिख रहा है उसके अंदर बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर 100 है, ठीक है। जो बी कंटेनर है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 40 है। जब मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूं बेटा वो 60-60 आता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पार्शियल प्रेशर सेम है, अब एक बात बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, अब बात बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, आपको पता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। अब यहाँ पर चमत्कार होगा बेटा, पता क्या होगा, अब जो घुलने की टाइम आएगा ना सॉल्युबिलिटी की, अब जो बेटा डिफ्यूजन जो कर रहा होगा बेटा सब उसके अंदर ही जाएंगे वो। अब जो है बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा आपका जो बेटा डिफ्यूजन होगा वो पता है वो किसका होगा, सबसे ज्यादा आपका होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, ना कि आपके ऑक्सीजन का, ना कि आपके बेटा ऑक्सीजन का। देखो
अगर ये बेटा आपके लगभग 2 जाती है तो देखो बेटा ये कितनी बार जाएगी। देखो बेटा ये एरोज आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। पर ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब बेटा पर यूनिट डिफरेंस जो है आपका सेम होगा। क्या बेटा आपको ये समझ में आया या नहीं आया? अगर बेटा कहीं पर ये सेम ही नहीं होगा, O2CO2 का ये जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है, जहां उनको दूसरी तरफ जाना है, वो दोनों सेम नहीं होंगे, यानी कि पर यूनिट डिफरेंस अगर आपका बेटा सेम नहीं होगा तो बेटा आप तो बेटा आपका अगर पर यूनिट डिफरेंस सेम होगा तो बेटा आपकी CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अदरवाइज आपके बेटा जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ही ज्यादा होगी। आपको समझ में आ गया बेटा? तो अब आप कभी भी आपको डाउट तो नहीं आएगा कि उसका जो है 25 टाइम्स ज्यादा होता है तो बेटा CO2 ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो सर CO2 को ज्यादा समय तक हमारे ब्लड में रहना था क्योंकि वो तो सॉल्युबल है, वो तो हमारे ब्लड से अलग नहीं होना चाहिए। बेटा आप एक चीज समझो, आपका जो गैसेस का चल रहा है एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ब्लड आपका एक मीडियम है, वे ऑफ मीडियम है। वो क्या करता है, एल्विलाई में के पास जाता है, उससे ऑक्सीजन लेता है, उसको CO2 दे देता है। तो आप क्या देख रहे हो, एक तरफ वो ऑक्सीजन को अपने से जोड़ रहा है, दूसरी तरफ क्या करता है, वो ले जाके टिश्यूज को वो ऑक्सीजन देता है, तो अपने आप से अलग भी कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो उसके अंदर सॉल्युबल हो रही है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और O2 जो है बेटा वो आपके सॉल्युबल हो रही है किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर, ठीक है बेटा? अब सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? तो बेटा सॉल्युबिलिटी आप हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है, ठीक है बेटा? और आपको समझ में आ गया होगा, पर यूनिट डिफरेंस वाली लाइन भी आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है? अगर पर यूनिट डिफरेंस सेम होगा बेटा, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का अगर सेम होगा तो बेटा आपका सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होगी वो आपकी होगी बेटा कौन, CO2, ठीक है? अदरवाइज जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है बेटा वही आपकी सॉल्युबल होगी। जैसा कि आप देखोगे बेटा एल्विलाइज के अंदर आप क्या देखोगे कि पार्शियल प्रेशर बेटा किसका ज्यादा देखोगे। अभी आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने वाले हो, आप एक एक पार्शियल प्रेशर को देखोगे बेटा, वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है बेटा वही गैस सॉल्युबल हो रही है और वही गैस वहां से वहां ट्रेवल कर रही है, ठीक है बेटा? अब देखो जरा ध्यान से। अब बेटा एक बार मैं आपको जो है सीधे पढ़ाने से पहले जो है मैं एक बार आपको क्या कराना चाहूंगा, मैं आपको पाथवे बना के दिखाना चाहूंगा उसका। देखो जरा, जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो आपकी होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले बेटा आप पाथवे जानो। आपको वैसे तो पाथवे पता है पर लेकिन एक बार मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बताना चाहूंगा। देखो जरा ध्यान से। अब जो है बेटा जरा देखना, पहले आपका बना देते हैं क्या, आपके बना देते हैं बेटा एल्वियोलाई। देखो क्या बेटा इस तरीके से ही होती है आपकी एल्वियोलाई? आप कहोगे जी हाँ सर, जो एल्वियोलाई होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है, ठीक है? नहीं यार थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना होगा बेटा, ये अपन को जचेगा नहीं। कल तो इरेजर को सही करने दो, 1 मिनट दो। जब से स्ट्रोक इरेजर बनी हुई है यार वो एक सीधी लाइन खींचते हैं बेटा। पहले एक मटका सा बनाओगे आप। बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हो आप इसके थ्रू, आप इसके थ्रू बनाना चाह रहे हो बेटा एल्वियोलाई, ठीक है? तो बेटा ये बन गई आपकी एल्वियोलाई, ठीक है? ये आपकी एल्वियोलाई बन गई। अब जस्ट एल्वियोलाई के नीचे बेटा आपका क्या प्रेजेंट होगा? नहीं यार फिर तो यार इस स्लाइड पे आ नहीं पाएगी, 1 मिनट दो यार, रुक जाओ जरा। चलो वो प्रेशर्स बाद में देख लेंगे, पहले बनाते हैं। देखो बेटा एल्वियोलाई बनाते हैं पहले। ये आपकी एल्वियोलाई बन गई, ठीक है बेटा? अब यहां पर आपको दिखेगा बेटा हर्ट। हर्ट बना लेते हैं, चलो देखो ये आपका हर्ट हो गया। ये बन गया बेटा आपका हर्ट। और आपको पता है बेटा आप सबको जो हर्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, लगभग लगभग क्या बेटा 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? अब जरा 1 मिनट रुकना, इस हर्ट को थोड़ा ऊपर लेने दो बेटा, इस हर्ट को थोड़ा ऊपर लेने दो। हाँ देखो अब इससे काम चल जाएगा। दूसरी तरफ हम बनाते हैं बेटा आपकी, देखना जरा ध्यान से, ब्लड कैपिलरी। देखना ये आपकी हो गई ब्लड कैपिलरी। अभी बेटा मुझे डायग्राम बनाने दो फिर मैं आपको समझाऊंगा चीजें, ठीक है? आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। जरा ध्यान से आप देखिएगा। दिख गया बेटा ऊपर एल्वियोलाई, नीचे आपको हर्ट दिख रहा होगा, ठीक है? देखो जरा ध्यान से, ये
ये बेटा इस तरीके से आपके यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। ये देखो बेटा, और अब जरा ध्यान से देखना, 1 मिनट, देखो। हम्म, ये देखो बेटा, ये आपके इस वेंट्रिकल, आपके जो है इस वाले चैम्बर से कनेक्टेड है, ठीक है। नीचे की तरफ आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नीचे की तरफ आपके प्रेजेंट है यहाँ पर, देखो पूरा हम बताएंगे। यहाँ पर है, ये है बेटा आपके टिश्यूज, क्या है बेटा, ये आपके हो गए टिश्यूज, ठीक है। देखो बेटा, ये हो गए आपके क्या टिश्यूज। और बेटा कैपिलरी को तो यहाँ भी लेके आना है, देखना जरा ध्यान से। ये देखो बेटा, ये ये कैपिलरी हमने यहाँ पर भी बना दिया आपके, ठीक है। देखो, ये ये देखो बेटा, 1 मिनट बेटा, ये देखो थोड़ी आड़ा टेढ़ा बन गया है, बट आप बेटा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो जरा बना लेता हूं मैं पहले, फिर मैं आपको जो है बताना शुरू करूंगा बेटा। ये देखो, और बेटा ये आपके देखो, अब आपको पता है कमाल की चीज यहाँ पर क्या दिख रही होगी, देखो बेटा, आपको बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक बात पता होगी, पता है क्या पता होगी, कि हार्ट जो है आपका बेटा 4 चैम्बर्ड होता है, ऊपर वालों को हम जो है बेटा आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को हम जो है बेटा वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो बेटा एक आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, एक आपका लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, नीचे वाले चैम्बर्स बेटा, एक हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, एक हो गया बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या होता है बेटा, ये है आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो गया बेटा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये क्या है बेटा, ये है आपका बेटा, देखो जरा ध्यान से, देखो ये हो गया बेटा आपका क्या, लेफ्ट, अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट देना, रुको। ये हो गया बेटा आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया बेटा आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया बेटा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी एल्वियोलाई, ये क्या है बेटा, ये है आपकी एल्वियोलाई, ठीक है बेटा। ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर भी एक बार यहाँ पर बता देते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका बेटा हार्ट। अब आपको पता होगा बेटा, हार्ट जो राइट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, यहाँ से एक जो है बेटा आपकी क्या जा रही है, यहाँ से एक आपकी ब्लड वेसल निकल रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जो कि आपकी लंग्स की तरफ जा रही है बेटा, इसको हम कहते हैं आपके, देखो इसको हम कहते हैं बेटा आपके, क्या कहते हैं बेटा, ये लंग्स की तरफ जा रही है, तो आपको पता है एक शब्द पक्का है, वो है क्या बेटा, पल्मोनरी। और बेटा इसको हम कहते हैं आपके पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक बेटा, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको क्या दिख रही है, ये है बेटा पल्मोनरी कैपिलरी, और ये जो ब्लड बेटा आपके राइट लेफ्ट, आपके जो है बेटा लेफ्ट आर्टरियम की तरफ लेके आ रही है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी, 1 मिनट यार, पल्मोनरी वेन, इसको हम कहते हैं बेटा आपके पल्मोनरी वेन। देखो जरा ध्यान से, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपके पल्मोनरी वेन। और ये जो आपको यहाँ गुच्छा सा दिख रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा पल्मोनरी आपके कैपिलरी, जहां आपका एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है, पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। देखो अभी बेटा मैं पाथवे बनाऊंगा, सबर करना, ठीक है। दूसरी तरफ देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है बेटा एक आपकी कैपिलरी कैपिलरी निकल रही है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, आपकी क्या कहते हैं, ब्लड वेसल निकल रही है, इसको हम कहते हैं बेटा सिस्टमिक आर्टरी, क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपके सिस्टमिक आर्टरी। बस, वैसे तो बेटा आपने एयोर्टा पढ़ा होगा, आप जब आपने जब बेटा थोड़ी लोअर क्लासेस पढ़ी होंगी, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता है बेटा सिस्टमिक आर्टरी क्या होती है। जो आपकी सिस्टमिक आर्टरी है वो बेटा आपकी क्या है, एक ब्रांच है, किसकी, आपके एयोर्टा की ब्रांच है। यार होता क्या है, आपका निकल तो वहां से एक पाइप रहा है, बट वो आगे जाके क्या काफी सारी फाइन ब्रांचेस में जो है बढ़ता जाता है बेटा, क्योंकि उसे ब्लड पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है आपकी सिस्टमिक आर्टरी, क्या है बेटा, ये है आपकी बेटा सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया बेटा, सिस्टमिक आर्टरी हो गई। देखो जरा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है बेटा, ये है आपका क्या, ये है बेटा आपका, ये क्या हो गया, ये है बेटा आपका, 1 मिनट, ये हो गया बेटा आपका सिस्टमिक कैपिलरी, ये हो गई बेटा आपकी सिस्टमिक कैपिलरी। देखो जरा ध्यान से,
नीचे आपके क्या प्रेजेंट है, ये है आपके बेटा टिश्यूज, ये है आपके टिश्यू। और जो यहाँ से लेके जा रहा है ब्लड बेटा, ये वाली कैप पे आपको ब्लड वेसल दिख रही होगी जो राइट आइट्रियम में खुल रही है, ये है बेटा सिस्टमिक वेन। वैसे तो आपने बेटा वेना कावा सुना होगा कि वेना कावा लेके वहां पहुंचती है, बट बेटा सिस्टमिक वेन कई सारी मतलब जुड़ती हैं और फिर वो जाके बनाती हैं आपकी क्या बेटा वेना कावा, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी सिस्टमिक वेना कावा, आप लिख दोगे बेटा सिस्टमिक वेन, आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा सिस्टमिक वेन, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। अब जरा पाथवे समझना, आपको पता है बेटा क्या होगा, आपको पता है बेटा इसी के थ्रू जो है आपका गैसियस एक्सचेंज चलेगा, निकलना और बाहर आना, ठीक है बेटा। जरा ध्यान से आप देखिएगा, देखो ऐसा करते हैं ब्लू कलर लेते हैं बेटा, उससे ज्यादा अच्छा आएगा। एक मिनट, इसे हटाओ। देखो बेटा ऑक्सीजन अंदर और आपके बेटा CO2 बाहर, ठीक है बेटा। होगा क्या बेटा, देखो जरा ध्यान से किस तरीके से जो आपका सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। देखो बेटा यहां पर भी एक्सचेंज होगा बेटा, O2 अंदर CO2 आपके बाहर। अब O2 यहां पर आएगी बेटा, देखो O2 इस पाथ को फॉलो करेगी, एरो को देखो जरा, पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए बेटा कहां पर जा रहा है ये, देखो बेटा पल्मोनरी वेन के होते हुए थ्रू ये कहां जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ये सिस्टमिक आपके आर्टरी, ठीक है। देखो बेटा ये सिस्टमिक आर्टरी फिर लेते हुए कहां तक पहुंचेगी, ये लेके पहुंचेगी बेटा कहां तक, पल्मोन आपके सिस्टमिक कैपिलरी तक, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर बेटा आपके ऑक्सीजन दे दिया जाएगा टिश्यूज को, बदले में CO2 ले लिया जाएगा। अब जो सिस्टमिक वेन है बेटा वो CO2 लेके निकलेगी, देख जरा ध्यान से, CO2 लेके निकली, CO2 लेके निकली और वो लेके कहां पर पहुंची, तेरे राइट आर्ट्रियम में लेके पहुंची, राइट आर्ट्रियम से गया तेरे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से तेरा गया बेटा किसके अंदर, तेरे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो ब्लड, ठीक है। ये देख ये बेटा वो वाला ब्लड है जिसके अंदर CO2 मिक्स है, देख पल्मोनरी आर्टरी लेके कहां पहुंची, तेरे फिर से आपके पल्मोनरी कैपिलरी में, और यहां से ऐसे एक्सचेंज हो गया। तो क्या बेटा तुझे पाथवे समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बता। देख मैं हटता हूं फिर तुझे समझाता हूं, क्या बेटा तुझे पाथवे समझ में आया। मैंने तेरे को क्या बताया, तुझे पता है एल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज तेरा होता है, ठीक है बेटा। तुझे ये वाली बात पता है कैसे चलता है। मैं सपोज करता हूँ सबसे पहले ऑक्सीजन आई बेटा और CO2 बदले में दे दिया। अब ऑक्सीजन लेके बेटा पल्मोनरी वेन जो है कहाँ लेके जाती है, सीधे लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाती है, लेफ्ट आर्ट्रियम उस ब्लड को आगे पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा वो आपके किसके एयोर्टा के थ्रू होते हुए आगे एयोर्टा डिवाइड करके बना लेता है सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है बेटा। सिस्टमिक आर्टरी जो है बेटा उस ब्लड को लेके पहुंचती है सिस्टमिक कैपिलरी के पास, सिस्टमिक कैपिलरी उस जो बेटा ऑक्सीजन होती है उस ब्लड के अंदर वो किसको दे देती है, उस ऑक्सीजन को दे देती है आपके टिश्यूज को, बदले में उससे ले लेती है क्या बेटा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बेटा आपके किसके सिस्टमिक वेन के होते हुए बेटा राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और देन राइट वेंट्रिकल से बेटा उसको पल्मोनरी आर्टरी सीधे ले जाती है कहाँ बेटा, फिर से पल्मोनरी कैपिलरी के पास, जहां पर बेटा उसका गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया। अब बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टमिक आर्टरी में हमेशा ही जो है बेटा आपके क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, नहीं बेटा, दोनों ही आपके प्रेजेंट होंगे, बस फर्क इतना है कि पार्शियल प्रेशर जो है बेटा ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, इसलिए जो सिस्टमिक आर्टरी में जो आपके ब्लड होगा हम उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, जबकि जो सिस्टमिक वेन होगी बेटा उसके अंदर जो है बेटा आपका पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, आपके बेटा आपके पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा किसका, आपके पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए हम उसको कहेंगे बेटा आपके क्या, उसको हम कहेंगे आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बेटा आपको इतना समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से जो है बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब जो है थोड़ा सा हम जो है बेटा आपको अब जो है बेटा थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं कहां पर कौन सा प्रेशर है और कितना प्रेशर है, ठीक है। अब जरा देखना आप नेक्स्ट स्लाइड से आ जाओ, देखो आपको और अच्छे से अब समझ में आने वाला है। अभी तक मेरा आपको जो मकसद था बेटा बताने का, वो मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आपको पाथवे समझा दूं। अगर आपको पाथवे समझ में आ गया है तो अब जो है बेटा मेन चीज जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखो और बेटा अगर आप एक बार पार्शियल प्रेशर समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऑक्सीजन जो है बेटा एल्वियोलाई से लेके आपके टिश्यूज तक क्यों गई, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लेके एल्वियोलाई तक क्यों गई। आपको जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बेटा एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीते हैं देन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बेटा फिर से जो है अब हम डायग्राम बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से आ जाओ।
देखो बेटा, आ जाओ। देखो ध्यान से देखना जरा, 1 मिनट, चश्मा अपना रख देते हैं। देखो जरा ध्यान से। यार ये बीच में क्यों आ रहा है चश्मा? देखो बेटा, आप फिर से जो है हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? जरा ध्यान से देखना। आ जाओ। देखो, सबसे पहले बनाते हैं बेटा आपके क्या, देखना गौर करके जरा, एल्विलाई बना लेते हैं बेटा, ठीक है? ये हो गई बेटा आपके एल्विलाई, ठीक है बेटा? एल्विलाई हो गई। अब देखो जरा ध्यान से, फिर बना लेते हैं बेटा आपका यहाँ पर हर्ट। वही बेटा 4 चैम्बर्ड हर्ट बनाते हैं, और इस बार ज्यादा बड़ा नहीं बेटा, छोटा सा बनाते हैं, क्योंकि अब जो है इतना सच हमें इससे जो है कुछ ज्यादा काम है नहीं बेटा, ठीक है? वो तो पाथवे समझाने के लिए हमने वहां पर थोड़ा सा बड़ा बना लिया था, ठीक है? जो अब अपना मेन काम होगा बेटा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है? देखना जरा ध्यान से। ये ये देखो बेटा, थोड़ी सी हम बड़ा बनाएंगे जिससे आपको चीजें समझा सकें, ठीक है? ये देखो, और ये देखो जरा ध्यान से बेटा, ये आपका बेटा इससे जुड़ गया, आके देखो, ये राइट वेंट्रिकल से, ठीक है बेटा? और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये देखो, ये आपका जुड़ गया बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम से, ठीक है बेटा? अब देखो जरा ध्यान से, एक तरफ हम बना लेते हैं बेटा आपके टिश्यूज, देखना जरा ध्यान से। ये ये देखो बेटा, और ये देखो, ये हो गए बेटा आपके टिश्यूज, ठीक है? देखना जरा ध्यान से। अब इनके पास भी बेटा ब्लड कैपिलरी होगी, ब्लड कैपिलरी बना लेते हैं बेटा। ब्लड कैपिलरी बहुत ही ज्यादा थिन होती है। अभी शायद कुछ अगर कोई बेटा नया बच्चा होगा जिसको ब्लड कैपिलरी ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, आर्टरी वेन्स तो आप काफी सुनते हुए आए हो, तो बेटा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला आपका चैप्टर आएगा बेटा उसके अंदर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है एक एक चीज, ठीक है बेटा? देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा, ये देखो, ये बेटा इस तरीके से मैं से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। 1 मिनट बेटा, अच्छे से बनाते हैं। अब तक डायग्राम शानदार बनाया है, तो अब क्यों? देखो, 1 मिनट यार, ये देखो बेटा, आपके कनेक्ट कर दिया किससे बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये देखो बेटा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपको पता है सिस्टमिक वेन जो है बेटा, वो आपके किससे कनेक्ट करेगी? वो आपके कनेक्ट करेगी बेटा राइट एट्रियम से। देखो जरा ध्यान से, राइट एट्रियम। ये देखो बेटा, ठीक है? 1 मिनट, इसको और सही करते हैं बेटा। आ जाओ, देखो। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है? देखो बेटा, अब आप करते क्या हो? आप सबसे पहले करते हो बेटा इंस्पायरेशन, ठीक है? पहले मैं आपको प्रेशर बताता हूँ। ये बेटा एटमॉस्फेयर का मैं प्रेशर बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का कितना होता है। ये होता है बेटा आपका 159। और बेटा जितने भी आप प्रेशर देखोगे वो mm/Hg में देखोगे, ठीक है? यही बेटा इसकी यूनिट होती है, ठीक है? दूसरी तरफ बेटा यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर होगा? आप कहोगे जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बेटा 0.3 mm/Hg, ठीक है बेटा? अब आपको पता है बेटा ऑक्सीजन को जो है बेटा क्या करा जाएगा? अंदर लिया जाएगा, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा। तो अब आपको एक बात पता है, और एक बात बेटा वो आपको क्या पता है? वो आपको ये पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो अब अगर ऑक्सीजन को ट्रेवल करना है तो बेटा वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी अपने, ठीक है बेटा? दैट मीन्स आपको पता है ऑक्सीजन को अंदर आना है तो बेटा ऑक्सीजन का 159 से तो कम ही होगा एल्विलाई के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा बाहर जाना है। दैट मीन्स बेटा एल्विलाई के अंदर होगा ज्यादा आपका किसका पार्शियल प्रेशर? आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो बेटा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा बेटा।
देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप PO2 देखोगे तो आप कितना देखते हो, आप देखते हो 104, ठीक है बेटा। और जबकि आप कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप देखते हो तो बेटा कितना देखते हो, आप देखते हो बेटा 40, कितना देखते हो, आप देखते हो बेटा 40, आप देखते हो कितना बेटा 40, एक मिनट बेटा, आप देखते हो कितना बेटा, आप देखते हो बेटा 40। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक तरफ है 40 mm ऑफ Hg अंदर एल्वियोलाई के अंदर, बाहर है 0.3, तो आपको पता है बेटा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपकी अंदर से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। जबकि आप देख रहे हो बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है आपका एल्वियोलाई के कंपैरिजन में, तो बेटा वो अंदर की तरफ आएगी। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? यहां भी देखो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से आ जाओ तो बेटा, ठीक है, साथ साथ मार्किंग भी करते हुए चलते हैं। ये क्या है बेटा, ये है आपकी एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, अंदर प्रेजेंट है आपके एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर, ठीक है। इसी का हमने जो है बेटा आपको क्या बताया है, ये आपका पार्शियल प्रेशर बताया है। और बाहर प्रेजेंट है क्या बेटा, आपके एटमॉस्फेरिक एयर, बाहर आपके प्रेजेंट है बेटा एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट? अब तक नहीं बेटा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब आपको पता है बेटा ये क्या है, ये है आपकी बेटा पल्मोनरी, आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी बेटा पल्मोनरी कैपिलरी। बेटा मैं PUL लिख रहा हूँ पल्मोनरी को, ठीक है, काफी बार लिख चुका हूँ। ये है आपकी बेटा पल्मोनरी कैपिलरी। अब आपको एक बात पता है कि आपका जो ऑक्सीजन है बेटा उसको कहाँ आना है, उसको पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा पल्मोनरी से सीधे एल्वियोलाई में जाना है। दैट मीन्स आपको क्लियरली पता है कि किसका प्रेशर कम होगा, किसका ज्यादा होगा। बेटा ऑक्सीजन को आना है तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन को कम प्रेशर करना होगा, ऑक्सीजन का बेटा प्रेशर कम होगा। तो देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होगा यहाँ पर जो बेटा PO2 आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कितना बेटा 40, जबकि जो PCO2 आपको देखने को मिलता है बेटा वो कितना देखने को मिलता है बेटा, इसे बाहर जाना होगा तो कितना होगा, 40 से ज्यादा होना चाहिए बेटा। यहाँ पर होगा बेटा आपका 45, यहाँ पर होगा बेटा आपका 45। तो देखो बेटा ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन आपकी अंदर आई, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो आपकी कहाँ गई, आपके एल्वियोलाई में गई पल्मोनरी कैपिलरी से, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या बेटा, ये ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, ये ब्लड देखो बेटा कुछ इसी तरीके से ट्रेवल करेगा। आप कहोगे जी हाँ, कुछ इसी तरीके से ये ब्लड आपके ट्रेवल करेगा। क्या होता है बेटा, इसको क्या नाम देते हैं, मुझे एक बार बता दो। ये जो आपको ब्लड कैपिलरी दिख रही है इसका नाम क्या है? क्या बेटा इसका नाम जो है आपका पल्मोनरी वेन है बेटा, PUL लिख रहा हूं अब मैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है बेटा। और जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है बेटा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कितना प्रेशर होता है, देखो जो पल्मोनरी वेन दिख रहे हो बेटा, यहाँ पर आपके कितना प्रेशर होता है, यहाँ पर जो होता है बेटा आपका PO2 वो होता है बेटा आपका 95, और जो आपका बेटा यहाँ पर PCO2 होता है वो होता है बेटा आपका 40। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? बेटा एक्सचेंज के बाद जो है बेटा प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा ना। अब देखो बेटा ऑक्सीजन आई है, ये वाली क्या है, ऑक्सीजन लेके जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर जब आप पल्मोनरी वेन को यहाँ पर देख रहे हो तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा? आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो सर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड के अंदर बेटा जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वही बताएगा कौन डीऑक्सीजनेटेड है कौन ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मिली हुई है, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर मींस हाई सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब बेटा ये ऑक्सीजनेटेड आपका ब्लड है। और आपको अच्छे से पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बेटा हट के अंदर की पल्मोनरी वेन जो है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या आपको बेटा कंसेप्ट समझ में आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि सिर्फ उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, नहीं बेटा, प्रेजेंट दोनों ही गैसेज होंगी आपकी, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी। बस फर्क इतना है कि पार्शियल प्रेशर जो है बेटा वो ऑक्सीजन का कई गुना ज्यादा है आपके किससे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। देखो इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं आपके पल्मोनरी वेन के अंदर आपको देखने को मिलती है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आ गया? अब आपको पता है बेटा ये जो ब्लड है ये लेके कहां पहुंचेगा, ये ब्लड लेके सीधे जाएगा बेटा आपके लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है बेटा। लेफ्ट आर्टरियम आगे शिफ्ट कर देगा उस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश कर देगा बेटा एक और ब्लड कैपिलरी में, क्या नाम है उसका, एयोर्टा होता है। बट लेकिन हम यहाँ एयोर्टा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी आगे जाके जो उसकी एक ब्रांच बनती है उसकी बात कर रहे हैं, और उस ब्रांच को हम कहते हैं बेटा सिस्टमिक कैपिलरी। अब जरा ध्यान से एक बात देखो, क्या हार्ट कोई ब्लड के साथ छेड़खानी करता है? कुछ नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो बेटा क्या यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर रहा है किसके अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर, क्या वही सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर रहेगा? आप कहोगे जी हाँ सर।
क्यों? क्योंकि ये कोई भी इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको हम कहते हैं बेटा आपके सिस्टमिक आर्टरी। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं बेटा आपके सिस्टमिक आर्टरी। इसको हम कहते हैं बेटा सिस्टमिक आर्टरी। देख जरा ध्यान से बेटा, तो यहाँ पर क्या कोई पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ? नहीं बेटा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसी का भी चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन का भी एज इट इज उतना ही है बेटा, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का भी बेटा उतना ही है। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड के साथ कुछ कोई छेड़खानी हुई ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है हार्ट का सिंपल सा काम होता है बेटा पंपिंग करना। हार्ट इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। हार्ट सिंपली पंपिंग करता है बेटा ब्लड की। ठीक है, तो देखो बेटा, तो बेटा मैं क्या यहाँ पर भी लिख सकता हूँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आइए? आप कहोगे जी हाँ सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके पास प्रेजेंट है? आपकी सिस्टमिक आर्टरी के पास। ठीक है सर, हमें ये भी समझ में आ गया। अब जरा बेटा टिश्यूज पे आते हैं, और आप टिश्यूज में देखना थोड़ा सा प्रेशर। टिश्यूज की बात करते हैं, तो बेटा ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको दिख रहे हैं बेटा टिश्यूज। क्या है ये है बेटा आपका टिश्यू। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर? आओ चलो देखते हैं। क्या बेटा बनाए पार्शियल प्रेशर? चलो बनाते हैं पार्शियल प्रेशर कितना होता है। पहले ऑक्सीजन का देखो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा यही ब्लड यहाँ पर आएगा 95-40 वाला। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है? यहाँ पर है बेटा इसका 40। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40। CO2 का कितना है? CO2 का होता है यहाँ पर 45। कितना होता है बेटा? यहाँ पर होता है 45। अब आपको बेटा कॉमन सेंस से भी पता है कि यहाँ पर CO2 का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, लगातार वो प्रोसेस चल रही है बेटा आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है? CO2 बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेटा CO2 सबसे ज्यादा कहां पर प्रेजेंट होगा? CO2 बेटा आपके टिश्यूज में होगा। तो टिश्यूज में बेटा CO2 का हाई प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। तो अब होगा क्या बेटा, 95 से जो है बेटा ऑक्सीजन कहां की तरफ ट्रेवल करेगी? आपकी ट्रेवल करेगी टिश्यूज की तरफ। और 45 से आपके 40 की तरफ कौन ट्रेवल कर जाएगा? बेसिकली टिश्यूज से आपके जो है बेटा क्या कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी की तरफ कौन ट्रेवल कर जाएगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो बेटा मैं जरा यहां से हटता हूं जिससे कि आपको दिखे चीजें। देखो अब बेटा आपको दिखेंगी चीजें। तो बेटा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? आपको पता है बेटा ऑक्सीजन 95 है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो कितना है? वो है 40। तो बेटा ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? ऑक्सीजन आपका बेटा यहां से यहां पर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपका दूसरी दिशा में चलेगा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से जो है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मिनट, देखो फिर से एरो बना देते हैं बेटा, आ जाओ। देखो बेटा समझ में आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, अब प्रेशर क्या रहेगा? अब बेटा ये आपको पता है, अब ब्लड जो है यहां से यहां पर चलेगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको बेटा सिस्टमिक वेन कहते हैं। ठीक है बेटा, कहाँ खुलती है सिस्टमिक वेन? जाके सीधे बेटा राइट एट्रियम में खुलती है। किसकी मदद से? बेटा वेना केवा के थ्रू जो है वहां पर खुलती है। ठीक है, अब जरा इसका पहले नामकरण कर देते हैं बेटा, नाम डाल देते हैं। इसका क्या है? नाम है इसका बेटा सिस्टमिक, नाम है इसका बेटा सिस्टमिक वेन। देखो जरा ध्यान से, इसका नाम है बेटा आपके सिस्टमिक वेन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर क्या क्या प्रेशर आपके होते हैं। बेटा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है अब आपके कम हो जाएगा, जस्ट चेंज हो जाएगा बेटा। आपका जो ऑक्सीजन का प्रेशर है बेटा आप पता है यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर इतना हो जाएगा जितना आपके टिश्यूज में था, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बेटा उतना हो जाएगा जो आपके टिश्यूज में था। देखो बेटा 40-45। किसी को कोई डाउट? अब एक बात बताओ, जो आपको यहाँ पर ये प्रेशर दिख रहा है किसका ज्यादा है? अब सर आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू बेटा किसके? आपके आपके ऑक्सीजन के। किसके अंदर बेटा? आपके सिस्टमिक वेन के अंदर। तो देखो बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डीऑक्सीजनेटेड, ये आपके बेटा कैसा ब्लड ले जा रही है सिस्टमिक वेन? ये आपके ले जा रही है बेटा डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड लेके जा रही है बेटा? ये आपके ब्लड लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटा ये क्या होगा? सीधा यहाँ पर पहुंचेगा किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल इसे पुश कर देगा किसके अंदर बेटा? आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, फिर ये सीधे लेके जाएगी कहां पर बेटा? वही पल्मोनरी कैपिलरी के पास, फिर वहीं एक्सचेंज होगा। तो अब बेटा इसके अंदर कितना प्रेशर रहा होगा? तो बेटा इसके अंदर आपको लगता है कोई प्रेशर चेंज होगा? जो सिस्टमिक वेन से ब्लड आया है वही सेम एज इट इज। हार्ट ने क्या करा है बेटा? वही आगे की तरफ बढ़ा दिया किसके अंदर? आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो बेटा कोई भी चेंज जो है यहाँ पर नहीं आएगा। क्या बेटा प्रेशर याद करने में आपको कोई समस्या आएगी? नहीं बेटा, प्रेशर याद करने में क्यों कोई समस्या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, क्योंकि बहुत आसान है प्रेशर याद करना। अभी हम पूरी टेबल भी बनवाएंगे इनकी। बेटा आप देख रहे होंगे, देखो जरा ध्यान से, 40
और CO2 कितना है, वो आ गया आपका बेटा 45। तो बेटा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है कैसा ब्लड लेके जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है बेटा, डीऑक्सी लिख दिया है बेटा, आप पूरा समझ लेना। तो बेटा इस तरीके से जो है बेटा आपका पूरा का पूरा जो है एक्सचेंज जो है बेटा यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा गायब हो रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, अब मैं आपको क्या समझाता हूँ। बेटा आपने सुना होगा अब तक कि पल्मोनरी जब भी लग जाता है, जनरली आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। ठीक है, और आपको जो वेन का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। बट जैसे ही पल्मोनरी लग जाता है तो छोटी क्लासों में इसको एक्सेप्शन कह देते थे, जो कि आपका छोटी क्लास तक सही था। बट एक्चुअली में बेटा जो आर्टरी की आपकी डेफिनेशन होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। अब आर्टरी की डेफिनेशन जरा समझना। आर्टरी की डेफिनेशन होती है बेटा क्या, और वेन की डेफिनेशन क्या होती है जरा समझना। बेटा वेन का काम होता है ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाना। अब देखो सिस्टमिक वेन क्या कर रही है, ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है। जबकि जो आर्टरी का काम होता है वो बेटा होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, यानी कि ऑर्गन्स की तरफ लेके जाना। देखो बेटा सिस्टमिक आर्टरी क्या कर रही है, आपके टिश्यूज की तरफ जो है ब्लड लेके जा रही है। जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो बेटा ब्लड आपके किसकी तरफ लेके जा रही है, एल्विलाई की तरफ लेके जा रही है। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया बेटा, यूनिवर्सल डेफिनेशन ये होती है कि आर्टरी का काम होता है बेटा आपका जो ब्लड होता है बेटा, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो है बेटा आपके ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, जबकि वेन टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है आपके ब्लड को। ये होती है बेटा यूनिवर्सल डेफिनेशन। आप कभी भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से छोटी क्लासों में पढ़ते थे। ठीक है, आप ऐसे ही तो पढ़ते थे, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो है आपके एक्सेप्शन होती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बट अब आप एक डेफिनेशन ये याद रखोगे कि सर आर्टरी हमेशा ब्लड जो है आपके हार्ट से दूर लेके जाती है, और वेन जो है हमेशा ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है। चाहे वो पल्मोनरी वेन आपको दिख रही हो, चाहे वो सिस्टमिक वेन दिख रही हो, देखो बेटा वो हार्ट की तरफ आपके ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, तो आपको बेटा ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फिर से पूरा पाथवे समझा देता हूं। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से देख, एटमॉस्फेयर में बेटा ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है तेरा, 159 है बेटा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा कितना प्रेशर है तेरा, कार्बन डाइऑक्साइड का तेरा प्रेशर है बेटा 0.3। एल्विलाई के अंदर कितना है बेटा तेरा प्रेशर, एल्विलर एयर यानी कि जो एल्विलाई के अंदर एयर है बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन का तेरा पार्शियल प्रेशर है बेटा 104, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का है 40। दैट मींस बेटा 159 बाहर है, अंदर 104 है, तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन आएगी। और एल्विलाई के अंदर 40 तेरा किसका है बेटा, 40 है तेरा कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर है तेरा 0.3, तो तेरी ये जो है बेटा बाहर की तरफ चलेगी ऑक्सीजन, सॉरी तेरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब जो एक्सचेंज होगा एल्विलाई और पल्मोनरी तेरे किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर। ठीक है, तू क्या देखता है, देख तू ये देखता है कि पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो तेरा कितना है बेटा 40, जबकि तेरा एल्विलाई के अंदर 104 है बेटा पार्शियल प्रेशर। तो तू क्या देखता है कि ऑक्सीजन बेटा कहां से कहां ट्रेवल करेगी, तेरी ऑक्सीजन बेटा ट्रेवल करेगी कहां से कहां, तेरी ऑक्सीजन अब बेटा जो ट्रेवल करेगी वो तेरी ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी बेटा एल्विलाई से पल्मोनरी कैपिलरी की तरफ। जबकि पल्मोनरी कैपिलरी में तेरा कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 45, जबकि एल्विलाई में है बेटा 40, तो वो तेरी ट्रेवल करेगी बेटा पल्मोनरी कैपिलरी से एल्विलाई की तरफ। ये बेटा प्राइमरी एक्सचेंज हो गया तेरा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा पल्मोनरी वेन के अंदर जो है आपका ये ब्लड चलेगा। इसके अंदर जो बेटा आपका पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 95 होता है, और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो 40 होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कॉमन सेंस की बात भी है बेटा, क्यों, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर बेटा गैसियस एक्सचेंज हुआ है तो ऑक्सीजन ज्यादा मिली है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली बेटा पल्मोनरी वेन के अंदर ज्यादा होगा। अब ये पल्मोनरी वेन सीधे की सीधे बेटा ब्लड को लेके कहां पर पहुंच जाती है, ये सीधे की सीधे बेटा ब्लड को लेके आपके पहुंच जाती है कहां पर, आपके पहुंच जाती है बेटा किसके अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा फिर निकलती है आपकी क्या बेटा, एओर्टा। एओर्टा की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं बेटा सिस्टमिक आर्टरी, वो बेटा एज इट इज सेम ब्लड लेके जा रही है, इसलिए बेटा जो है आपका जो है पार्शियल प्रेशर नहीं बदला है, अभी भी ऑक्सीजन का 95 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। तो ये भी कैसा ब्लड हुआ, ये भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, क्योंकि आपका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। अब बेटा ये लेके पहुंचती है आपके ब्लड कहां पर, आपके लेके पहुंचती है ब्लड टिश्यूज के पास। तो बेटा आगे जाके सिस्टमिक आर्टरीज आपके किसके अंदर जो है आपकी और फाइन ब्रांचेस बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं आपके पल्मोनरी, क्या कहते हैं, सॉरी पल्मोनरी नहीं बेटा, सिस्टमिक, आपकी क्या कहते हैं, सिस्टमिक कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, यहां पर नहीं लिखवाया बट पीछे वाले डायग्राम में आपके लिखवा दिया है क्योंकि जगह नहीं थी बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा टिश्यूज के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर होता है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का होता है 40 और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बेटा 45।
जबकि आपके जो है बेटा सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 40। तो बेटा आपके ऑक्सीजन कहां से कहां ट्रेवल करती है, आपके बेटा सिस्टमिक कैपिलरी से ऑक्सीजन ट्रेवल करती है टिश्यूज की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपके टिश्यूज से सिस्टमिक आपके क्या कहते हैं कैपिलरी की तरफ ट्रेवल करती है। अब बेटा आगे जो है ये कैपिलरीज आगे जाके बेटा सिस्टमिक वेन में मिल जाती हैं, और ये सिस्टमिक वेन के अंदर अब बेटा क्या होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टिश्यूज ने पूरी अपनी पूरी की पूरी मतलब बेटा जो एक्सचेंज होना था अपना जो है वो आपके किसको दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड आपके उस ब्लड में मिला दी है। ठीक है, जो सिस्टमिक वेन लेके जा रही है। ठीक, उसके अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45, जो कि सेम एज इट इज आपका बेटा टिश्यूज के अंदर था। इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। फिर ये लेके पहुंचती है बेटा आपके कहा, राइट एट्रियम की तरफ। राइट एट्रियम से बेटा राइट वेंट्रिकल जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर बेटा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। तो जो सिस्टमिक वेन के अंदर बेटा आपके पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सेम एज इट इज बेटा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी रहता है, जैसे कि 40 ऑक्सीजन का बेटा 45 कार्बन डाइऑक्साइड का। देन बेटा फिर ये पहुंच जाता है आपके कहा पल्मोनरी कैपिलरी, जहां 40-45 आपको दिख ही रहा होगा। तो बेटा क्या आपको ये पूरी की पूरी साइकिल समझ में आ गई, हाँ या ना? और पार्शियल प्रेशर से भी आपको समझा दिया, सारी चीजों से आपको बता दिया कैसे चलती है, क्या चलती है, कहां से कहां ऑक्सीजन जाएगी, कहां से कहां आपकी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीते हैं, देन आपको बेटा टेबल बनवा दूंगा फिर कि एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर है, एल्वियोलाई में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, टिश्यूज के अंदर कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है। और वो टेबल आपको वैसे तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, कुछ एज इट इज है नहीं, और वो टेबल आप एज इट इज अपने दिमाग में छाप लोगे तो बेटा सारे पार्शियल प्रेशर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस आपको उसी टेबल से मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको बेटा प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। और हम यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं बेटा डिफरेंस किसके अंदर, प्रेशर के अंदर। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बेटा प्रेशर के अंदर डिफरेंस है, आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और टिश्यूज के अंदर कम है, इसलिए आपकी ऑक्सीजन ट्रेवल करती है बेटा एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से देन टिश्यूज। जबकि टिश्यूज के अंदर बेटा आपका देखो सबसे ज्यादा आपका देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कहां पर है, 45 देखो बेटा किसके अंदर है, टिश्यूज के अंदर है। देन उसके बाद बेटा ब्लड, और ब्लड से सीधा आप जाओ एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर बेटा सबसे सबसे कम नहीं, मतलब एल्वियोलाई के अंदर टिश्यूज से कम है। ठीक है, और एल्वियोलाई से भी सबसे ज्यादा कम कहाँ है, आपके बेटा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है। ठीक है, पानी पीते हैं और फिर जो है बेटा इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। बेटा मेरा एक ही प्रयास है, मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे बेहतरीन कंटेंट देना है बेटा। मतलब कंटेंट में बेटा कोई ये नहीं कह सकता कि बायोलॉजी के अंदर सर ने हमें ये चीज नहीं पढ़ाई। सर आपको एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज बेटा सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और करेंगे, अंत तक करेंगे बेटा। फर्ज है हमारा, जिम्मेदारी हमने एक उठाई है। बिल्कुल बेटा, जो जीरो से हीरो की बात करी थी पहले लेक्चर में, कहा था ना बेटा जीरो से हीरो लेवल का पढ़ाना है, तो बेटा सुपर हीरो लेवल का पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, तुम तो बस देखो चमत्कार। चलो बेटा, आपके पानी पी लिया, आपने भी पी लिया होगा। ठीक है, देखो क्या ना यार, जोर लगाना पड़ता है पढ़ाते हुए। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया पूरा का पूरा, बेहतरीन तरीके से बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखो अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब जो है मैं सीधे आपको टेबल बनवा रहा हूं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, आप यहां पर लिख लोगे बेटा जो पार्शियल प्रेशर है ना वो mm/hg में है। ठीक है बेटा, देखो आपके जो प्रेशर की यूनिट होती है बेटा वो काफी सारी होती है, आपके एक एटीएम भी सुना होगा आपने आपने बेटा बार भी सुना होगा, पर यहां पर जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है एनसीईआरटी में आपको बेटा वो mm/hg में दे रखा है। ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर, और आप लिख दोगे बेटा इन mm/hg। अरे यार ये डकार क्यों आ रही है, इन mm/hg। देखो बेटा जरा ध्यान से, अब जो है थोड़ी सी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लिखोगे बेटा क्या, रेस्पिरेटरी गैस। यहां पर आप डालोगे बेटा रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैस। ठीक है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन और CO2 हम लिखेंगे। फिर यहां पर आप डालोगे बेटा एटमॉस्फेरिक, आप क्या डालोगे, आप डालोगे एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। देन इसके बाद बेटा आपकी कहां जाती है, आपके बेटा आप एल्वियोलाई के अंदर जाते हो। देखो सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। एल्वियोलाई से एक बात बताओ बेटा कि आपकी पल्मोनरी वेन में जाता है,
और फिर पल्मोनरी वेन से आपके कहाँ जाता है बेटा, पल्मोनरी वेन से जाता है आपके बेटा लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बेटा किसके अंदर, आपके आपके जाता है सिस्टमिक आर्टरी में। क्या इन सब के अंदर बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फ्लो करता है? तो सीधे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लिख दूं? आप कहोगे सर बिल्कुल आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लिख दो। फिर बेटा कहां पर जाती है कहानी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे फिर बेटा टिश्यूज के पास होता है एक्सचेंज। देन टिश्यूज से बेटा क्या होता है बताओ मुझे, टिश्यूज से देखो टेबल अपनी देखो, तुम अपनी जो तुमने टेबल बनाई है, वो टेबल नहीं सॉरी जो आपने डायग्राम बनाया है, मुझे तो आता है बेटा, ठीक है। टिश्यूज से आपको पता होगा बेटा सिस्टमिक कुछ वेन बताया था आपको, सिस्टमिक वेन किसके अंदर जाती है बेटा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से बेटा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, आपके बेटा क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ये सब कौन सा ब्लड लेके जा रही है, ये सब सर ब्लड लेके जा रही है आपके डीऑक्सीजनेटेड। अरे हाँ, तो बेटा लिख दूं क्या, अगली अगली जो लिख दूं, जो मैं पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूं बेटा, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दूं? समझ में आ गया बेटा एनसीईआरटी ने ऐसे क्यों लिख रखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्योंकि उसे पता है एक एक मैं क्या, एक एक ब्लड कैपिलरी का नाम मैं क्यों लिखूं, जबकि मुझे पता है उन ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड बहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उनका पार्शियल प्रेशर सेम रहता है, तो मैं क्यों बार बार उन्हीं चीजों को लिखूं? तो एनसीईआरटी इसलिए नहीं लिखती है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड लिखती है, ठीक है। बट हमने बेटा सीक्वेंस में लिखा है, एनसीईआरटी ने थोड़ा इधर उधर इसको हिला रखा है, ठीक है। अब बेटा रेस्पिरेटरी गैसेस को हम लिख देते हैं। पहले आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा कौन सी, आप लिखोगे बेटा कार्बन, आप लिख दो बेटा ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन लिख दो। देन यहाँ पर लिख दो आप बेटा CO2। देन यहाँ पर आप लिख दोगे बेटा क्या, आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा CO2। देखो बेटा लिख गया बेटा CO2। अब जो है बेटा लाइन खींचना शुरू करते हैं, आओ देखो ये देखो बेटा, ये आपको बंद कर देते हैं इसके अंदर, ये देखो बेहतरीन बेटा, बेहतरीन काम कर दिया इसने, टेबल जबरदस्त बना दी हमारी। देखो बेटा, अरे यार ये क्या आ गया, देखो बेटा अब जो है एक सीधी लाइन खींच देते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे ही एक सीधी लाइन यहां पर खींच देते हैं, आओ देखो ये देखो बेटा सीधी लाइन हो गई। अब देखो बेटा आ जाओ, एक लाइन अब ऐसे खींच देते हैं बेटा, ये देखो बेटा। चलो यार ये तो बेहतरीन टूल है यार, इंक टू शेप, मजा आ गया यार ऐसे यूज करके। नहीं तो अब तक यार टेबल पहले से ही बना के लानी पड़ती थी मुझे हमेशा, मुझे लगता था सीधी लाइन तो खिंचेगी नहीं। आ जाओ देखो ये हो गया, अरे यार ये नहीं खिंची यार, एक मिनट एक मिनट बेटा, अब वापस से करते हैं, आ जाओ देखो ये हो गई बेटा, देखो ये भी हो गई बेटा आपका, ठीक है, आपकी टेबल बन चुकी है। अब एक बात बताओ बेटा, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर था, क्या 159 था बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का बताना बेटा, 159 था, ठीक है सर 159 था। एल्वेलाई के अंदर कितना था सर? 104 था, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना था बेटा? 95 था, ठीक है। अब आपको पता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस के अंदर बहता है, ये वाली कहानी बेटा आपको पता है, हाँ या ना मुझे इतना बताओ, पता है ना? बिल्कुल पता है बेटा आपको, ठीक है, आपको पता लग गया। 95 टिश्यूज के अंदर कितना था? टिश्यूज के अंदर था सर आपके 40, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कितना था सर? टिश्यूज के अंदर 40, सर टिश्यूज के अंदर जो सेम होता है वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर होता है 40, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 कितनी थी? आप कहोगे 0.3 थी सर। अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार एक मिनट यार, ये देखो बेटा आ जाओ, देखो बेटा कितना था बेटा आपका, था ये 0.3, ठीक है बेटा। एल्वेलाई के अंदर कितना था सर? हमें अच्छे से याद है 40 था, और सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी 40 था, ठीक है। टिश्यूज के अंदर से कितना था? 45 था, और सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर भी कितना था? 45 था, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया? अब बताओ मुझे ये टेबल याद करना कोई मुश्किल है क्या? एक मिनट में हटता हूं यहाँ से जरा। अब बताओ बेटा ये टेबल याद करना कोई मुश्किल है? देखो एटमॉस्फेयर में कितना था? 159, एल्वेलाई में कितना था? 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना हो जाता है? 95 हो जाता है, ठीक है। टिश्यूज के अंदर कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है? 40 हो जाता है, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था बेटा एटमॉस्फेरिक एयर में? 0.3 था। एल्वेलाई के अंदर कितना था सर? 40 था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना था सर? 40 था। टिश्यूज के अंदर कितना था? 45 था। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कितना था? 45 था।
अब आप इसे ऐसे याद करो, देखो आपको पहली बात तो सीक्वेंस पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है किस किस वेन की यहाँ पर बात करी गई है बेटा, क्लियर है बेटा, सबको पता है। एक तो बेटा आपकी पल्मोनरी वेन आ गई, पल्मोनरी वेन से फिर कहां पर जा रहा है आपका मामला, सीधे आपके हार्ट के अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, देन उसके बाद जो है आपकी कहानी कहां पर जाती है, आपकी कहानी बेटा जाती है सिस्टमिक आर्टरी की तरफ, ठीक है। यही सब तो बेटा ऑक्सीडेटेड ब्लड ले रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है इसके अंदर बेटा, आपके पार्शियल प्रेशर। तो बेटा ये यहाँ कितना हो गया, 95 हो गया, टिश्यूज के अंदर बेटा 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत आसान है, 0.3, 40, 40, 45, 45, समझ रहे हो, देखो बेटा 0.3, 40, 40, 45, 45, ठीक है बेटा, और 159, 104, 95, 40, 40, और आपको पता है बेटा एज इट इज, ठीक है। अब बेटा अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्या आपको मैं दिखाना चाहता हूं बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन के लिए और आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखो जरा ध्यान से, हाँ यहीं पर लिखें क्या, वैसे तो एनसीईआरटी में वो लाइन लिख रही है, तो मैं एज इट इज लाइन को तो नहीं लिखने वाला हूं, पर आपको ये टेबल देख के एक चीज पता लगती है, और पता वो क्या है, वो ये है बेटा, आपको देखने को मिलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपको देखने को मिलता है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक ऑक्सीजन के लिए, एक आपको बेटा देखने को मिलता है एल्वियोलाई के लिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जरा ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीजन का कहां से कहां देखने को मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कहां से कहां देखने को मिलता है। एक तरफ आ गई बेटा ऑक्सीजन, एक तरफ आ गई आपकी बेटा CO2, ठीक है। अब जरा ऑक्सीजन की कहानी देखना और कार्बन डाइऑक्साइड की देखना। देखो बेटा ऑक्सीजन जब आप देखते हो तो कहां पे है, इसका सबसे ज्यादा प्रेशर है बेटा आपके एल्वियोलाई में, देख लो बेटा ऊपर टेबल दे रखी है, एल्वियोलाई से देन बेटा आपको देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। देन ब्लड से बेटा ये कहां पर है, टिश्यूज के अंदर सबसे कम है, जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट दे रखा है बेटा टिश्यूज के अंदर कम है, और जस्ट CO2 के लिए बेटा अपोजिट होता है, सबसे ज्यादा किस तरफ होता है बेटा, आपके टिश्यूज में होता है, ठीक है। देन आप देखते हो बेटा ब्लड, और आप देखते हो बेटा टिश्यूज के कंपेयर में एल्वियोलाई के अंदर आपके लेस होता है। बेसिकली आप क्या देखते हो बेटा, आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं जरा हटता हूं, आपको देखने को मिलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको एनसीईआरटी कुछ ऐसे लिखती है, वो लिखती है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन के लिए कहां से कहां होता है, फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज, जबकि आपका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कहां से कहां, टिश्यूज से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई। जिस बात को बेटा मैंने नॉर्मल जो है शब्दों में लिख दिया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन के लिए कहां से कहां होता है, एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, और CO2 के लिए कहां होता है, जस्ट अपोजिट होता है, टिश्यूज से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई। क्या बेटा किसी को कोई इसके अंदर समस्या है, और समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि बेटा आप ये बात एज इट इज अभी के अभी पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो ये बेटा आपको टेबल भी, आपको टेबल में भी ये चीज देखने को मिल रही है। देखो बेटा इसको भी जो है मैं क्या कर देता हूं, इसको भी जो है बेटा मैं आपके डाल देता हूं किसके अंदर, अरे यार एक मिनट, रुको 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 यार, मैंने वो शेप ऑन नहीं करी थी, इसको भी बेटा मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है, ठीक है। देखो ये, अरे यार ये तो अभी भी शेप में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये क्या हो गया, हाँ हो गया हो गया हो गया यार, चलो फाइनली हो गया बेटा, आपको दिख रहा है ये, बिल्कुल आपको जो है बेटा अब ये दिख रहा होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। देखो ये, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, जो है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपके आगे आता हूं, और अब जो है सीधे के सीधे बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग अब हम शुरू करते हैं, आओ देखो। हम्म, देखो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा जो आपकी प्राइमरी साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की, वो कौन होती है, वो बेटा एल्वियोलाई होती है। सेकेंडरी साइट क्या होते हैं, वो बेटा आपके टिश्यूज होते हैं, ठीक है। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, देखो एनसीईआरटी ने दूसरी लाइन ये कर दी, इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको ब्लड और टिश्यूज में देखने को मिलता है, यानी कि एनसीईआरटी कहना चाहती है अगर प्राइमरी साइट आपकी एल्वियोलाई है तो सेकेंडरी साइट आपकी क्या होगी बेटा, सेकेंडरी साइट जो होगी बेटा वो आपके टिश्यूज होंगे, ठीक है। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure/concentration gradient। तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
जो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होता है बेसिकली वो किसके बेसिस पे होता है बेटा, पार्शियल आप कह सकते हो प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है। और बेटा ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके डिफरेंस, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है डिफरेंस, और जो इसके आगे जुड़ गया वो उसी के डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस कह सकते हो जो कि आपने अभी अभी देखा था, या फिर आप उसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। इसके अलावा बेटा आपके प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और इसके अलावा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी आपका जो है बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि अफेक्ट करता है किसको, आपके बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो बेटा क्या आपको ये सारी लाइन क्लियर है? क्योंकि इन सारी लाइनों को बेटा हमने अपने नोट्स के अंदर ही इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जो है बेटा क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी अगर आप खुद से भी रीड करने जाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बेटा, नोट्स जो मैं बनवा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, गधों एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि अंत में आपसे जो बेटा नोट्स 2 कॉपी आपकी इतनी मोटी हो जाएंगी भर के, उनसे आप समराइज नहीं कर सकते हो जितनी जल्दी आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। पर कितना है, अगर आपने उन नोट्स को 2 बार, एक बार कंसंट्रेशन के साथ और दूसरी बार फट सर तरीके से पढ़ लिया, एक भी ऐसी एनसीईआरटी की लाइन नहीं होगी जो तुम्हारे भेजे में नहीं सेट होगी बेटा, ठीक है। देखो फिर क्या कहता है, देखो बेटा, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा क्या कहता है, अब जो एनसीईआरटी कह रही वो ये कह रही कि जो पार्शियल प्रेशर है बेटा उसकी डेफिनेशन बताइए कि जो प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है बेटा एक इंडिविजुअल गैस किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, जो कि बेटा ऑक्सीजन के लिए PO2 से रिप्रेजेंट करा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो PCO2 से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है बेटा। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल 14.1। तो बेटा ये पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एटमॉस्फेरिक एयर और जो ये जो 2 साइड्स दे रखी है आपकी डिफ्यूजन की, ठीक है, एक आपकी एल्वेलाई होगी दूसरी टिश्यू होगी, ये आपकी टेबल 14.1 में दे रखा है, जो कि टेबल मैंने आपको अभी अभी बनवाई है, ठीक है, वो टेबल भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। एंड इन फिगर 14.3 में भी आपके दे रखा है, ठीक है बेटा। ये रहा आपका 14.1 वो जो टेबल दे रखी है, और वो ये जो आपके बेटा फिगर दे रखा है। आओ चलो पहले देख ही लेते हैं। देखो बेटा O2 का दे रखा है इसने यहाँ पर, O2 और CO2 बेटा एयर में कितना है 159 है, देखो आपको यहाँ पर पार्शियल देखने को मिलेगा, एयर में 159, देन एल्विलाई में 104, देन बेटा इसको देना था पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, देन आपके टिश्यूज, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे आना था, बट कोई बात नहीं, हमने सीधे तरीके से टेबल बनवाई है जिस सीक्वेंस में हमने अपना ब्लड फ्लो देखा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड में कितना है बेटा 40 है। मैं आपसे कहूंगा बेटा आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से याद करें, ठीक है, आप इस तरीके से करें। देखो 149 हो गया, फिर आप जाओगे सीधे किसके अंदर, आप जाओगे सीधे बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, देन आप जाओगे बेटा टिश्यूज के अंदर, और देन टिश्यूज से आप जाओगे बेटा किसके अंदर, आप जाओगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है बेटा। सेम एज इट इज बेटा यहां होगा, CO2 के लिए 0.3 से 40, देन 40 से बेटा आपके कहा 40 से आप जाओगे बेटा कहाँ, आप 40 पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एल्विलाई से, ठीक है, देन आप टिश्यूज में जाओगे 45 पे, देन उसके बाद आप जाओगे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 45, ठीक है। तो बेटा जो टेबल मैंने बनाई है आप उसको एज इट इज याद कर लो, इससे आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा, आपको पार्शियल प्रेशर भी बहुत इजीली तरीके से याद रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आप हमारी टेबल बना लोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है, आपको समझना ही तो है। अब जरा इस फिगर पे आ जाओ, एक तरफ है बेटा इंस्पायर्ड एयर, एक तरफ है एक्सपायर्ड एयर, ठीक है बेटा। बाहर कितना है 159 किसका है, ये है आपका PO2, ठीक है बेटा, और PCO2 कितना है आपका 0.3। तो देखो बेटा अंदर कितना है 104, यहाँ कितना दे रखा है 40, देखो बेटा CO2 यहाँ आई है और O2 जो है बेटा यहाँ गई है, पल्मोनरी वेन के अंदर गई, देन सिस्टमिक आर्टरी, फिर इनका बेटा प्रेशर दे रखा है 95 40, देन टिश्यूज के अंदर बता रखा है बेटा 40 45, देन आपके सिस्टमिक वेन का दे रखा है बेटा, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन बेटा ये पूरी की पूरी हम बेटा बता चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर कुछ बेटा डिस्कस करने के लिए रह गया है, मुझे तो बेटा कुछ दिखता नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि खुद एक एक डायग्राम बेहतरीन तरीके से बताया है, इवन टेबल भी हमने बता दी थी बेटा आपको। तो आओ चलो वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। देखो द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज
क्या बेटा ये वाली लाइन भी हमने आपको बता दी है, आपको सीधे के सीधे देखने को मिलता है बेटा क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन के लिए कहां से, क्योंकि एल्विलाई में ज्यादा है देन ब्लड, और सबसे कम कहां है बेटा टिश्यूज के अंदर। सिमिलरली देखो बेटा एनसीईआरटी आगे कहती है सिमिलरली अ gradient is present for carbon dioxide in opposite direction that is from tissues to blood and blood to alveoli। यानी कि बेटा टिश्यूज के अंदर सबसे ज्यादा आपको पार्शियल प्रेशर किसका देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और एल्वेलाई के अंदर कम है। उसके अपोजिट में आप देखोगे टिश्यूज से एल्वेलाई की तरफ जाते हुए बेटा घटता जा रहा है आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये बेटा लाइन में आपको बता चुका हूँ, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम्स हाइयर। ये वाली लाइन हमने बेटा शुरुआत में ही आपको करा दी है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। देखो बेटा इसके बाद क्या दे रखा है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, जो कि फिगर 14.4 में दे रखे हैं। देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा एल्वियोलर कैविटी है, ये देखो बेटा आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दे रखे हैं किसकी बेटा, एल्वियोलर बॉल की, जो कि आपके वन साइड थिक है। ठीक है, फिर देन बेसमेंट सब्सटेंस बता रखा है, देन एंडोथेलियम दे रखे है बेटा ब्लड कैपिलरी की, उसके अंदर देखो बेटा आपको क्या दिखा रखे हैं, रेड ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं। क्या बेटा ये डायग्राम भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, बिल्कुल समझा दिया है। ठीक है बेटा, देखो आगे बढ़ते हैं। नेमली अ थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, तो बेटा पहली लेयर का नाम क्या है आपकी, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, दूसरी है क्या, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, देखो बेटा कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। यानी कि बेटा जो बेसमेंट सब्सटेंस क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट है कहां पर बेटा, जो कि आपके सपोर्ट कर रही है किसको, आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है बेटा, दूसरी कहां है बेटा, जो आपकी सपोर्ट कर रही है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कौन बेटा, ब्लड कैपिलरी। ठीक है बेटा, इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, तो बेटा 1 मिलीमीटर से जो है इसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है बेटा, therefore all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissues to alveoli। और बेटा ये सारे फैक्टर मिलके इंश्योर करते हैं कि आपका जो डिफ्यूजन हो बेटा एल्वियोलाई का, आपका जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो वो एल्वियोलाई से टिश्यूज की तरफ हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो बेटा टिश्यूज से एल्वियोलाई की तरफ। तो बेटा आपको ये एनसीईआरटी भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस शुरू करेंगे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम जो है बेटा आपको कराएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम जो है बेटा आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, इसी जोश में पढ़ाई करते रहें, रिवीजन जो है बेटा खुद से करते रहें, और बाकी जो रैपिड रिवीजन है वो बेटा आता रहेगा। सही समय आने पर आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, पूरा चैप्टर भी रिवाइज कराया जाएगा, एनसीईआरटी इन वन शॉट भी दी जाएगी। और जो एनसीईआरटी इन वन शॉट दूंगा ना, पूरे यूट्यूब पर देख लेना, उससे बेहतरीन एनसीईआरटी इन वन शॉट कहीं देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, अगर कोई पहली बार एनसीईआरटी इन वन शॉट भी देखने को आएगा ना हमसे, तो उसे ऐसा लगेगा वो पूरा चैप्टर पढ़ गया। इस तरीके से एनसीईआरटी कराएंगे बेटा। एनसीईआरटी का मतलब कभी भी हिंदी रीडिंग नहीं होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का मतलब होता है एक एक लाइन को खोद के बताना। अभी आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं बेटा एक एक लाइन को अभी खोद के नहीं निकाल रहा हूं। क्योंकि बेटा अभी तो पढ़ाया तुझे पूरा टॉपिक, उसी की तो एनसीईआरटी अब तेरे को पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो खोद की क्या उसको एक एक लाइन को और अच्छे से बताऊं, तो बेटा मैं तो 2 बार पढ़ा दूंगा। तो जो तेरा लेक्चर 2 घंटे का बन रहा हो 4 घंटे का हो जाएगा। जब तू बेटा एनसीईआरटी वन शॉट देखेगा ना, जो कि तुझे पेपर के एंड टाइम पे बहुत मदद करेंगी, उसके अंदर सारा डाटा मिलेगा तुझे बेटा, जो डाटा मैंने तुझे पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, और इतना बेहतरीन होगा बेटा। 4 to 5 आवर्स के अंदर एक चैप्टर तैयार होगा बेटा, जो लेंथी चैप्टर होगा। ठीक है, पर इतना बेहतरीन तेरी समझ में आएगा बेटा, इतना बेहतरीन आएगा मैं बस बता नहीं सकता। ठीक है, इंतजार करना उसके लिए बेटा, अलग लेवल पे मजा आएगा। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में आपको, तब तक ढेर सारा ख्याल रखना। पहले कोर्स कंप्लीट कराएंगे, देन एनसीईआरटी इन वन शॉट शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।